आईसीआई के पास्ट प्रेसिडेंट सीए अनिकेत तलाटी जी अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि अब आईसीआई एग्जाम्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, सीधा सीधा हेडिंग और सीधा सीधा आंसर अब हम चेक नहीं करेंगे, अब हम केस स्टडी में ज्यादा घुस रहे हैं, स्टूडेंट के एनालिटिकल माइंड को और कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। और यही सेम चीज आपने जनवरी 26 के एग्जाम्स में देखी भी होगी कि आईसीआई अब डिफिकल्ट पेपर्स बना रहा है, कॉन्सेप्चुअल चीजों की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है। और ये सब सुन के अगर आपको डर लग रहा है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऑडिट के सब्जेक्ट के लिए वो सारी केस स्टडी वाली चीजें, वो सारे आरटीपी एमटीपी, वो सारे पास पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करके मैंने ये रिवीजन वीडियोस डिजाइन की है और ये बुक डिजाइन की है। बात करते हैं पहले बुक के बारे में कि ये जो बुक है वो 230 पेजेस की बुक है। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच मैंने रखी है, ना तो इस बुक को मैंने 100-150 पेज का किया है कि हेडिंग्स डाल दी और कॉन्सेप्ट खो गया, और ना ही मैंने इसको 350-400 पेज का रखा है कि आपसे लास्ट दिन पे रिवाइज ही नहीं हो रही। 230 पेजेस इज द स्वीट स्पॉट, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए मैं इसमें चला हूं। सेकेंडली, इन रिवीजन वीडियोस में भी मैं आपको वो सारे पॉइंटर्स कराऊंगा जहां जहां से आईसीआई आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को टेस्ट कर सकता है, केस स्टडी बेस्ड एनालिटिकल माइंड एप्लीकेशन क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आपको बस ये वीडियोस देखनी है। और वन मोर फीचर आई हैव एडेड इन दिस वीडियोस कि मैं आपको स्टोरीज के थ्रू और चार्ट्स के थ्रू ये चैप्टर्स कराने वाला हूं, जिससे कि आपकी रिटेंशन किसी भी और टीचर या किसी भी और यूट्यूब वीडियो के मुकाबले 10x इंक्रीज होगी। आपकी रिटेंशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी इन चार्ट्स और स्टोरीज के माध्यम से। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने रिवीजन सीरीज, हाँ जी रिवीजन सीरीज हम लाने वाले हैं पूरी सीए फाइनल की, अगर आपने रिवीजन सीरीज अच्छे से देख ली और जैसा जैसा मैं कहता हूं फॉलो कर लिया, तो रिवीजन के खत्म होते होते तक आपको 40 से 50 मार्क्स के कॉन्सेप्ट तो याद ही हो जाएंगे। समझ तो आपको 100% चीजें आएंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 100% चीजों की मिलेगी और 40 से 50% चीजें याद भी हो जाएंगी। तो 40 मार्क आप लाने की सोचते हो, उससे ज्यादा का ही सिलेबस मैं आपको याद करा के दूंगा इन रिवीजन वीडियोस के अंदर। तो यू हैव कम एट द राइट प्लेस। इन वीडियोस को फॉलो करने के बाद आपके मार्क्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने वाले हैं, ये मेरी आपसे गारंटी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपके दो काम हैं, एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और दूसरा हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, एंड हम अपने टेलीग्राम चैनल पे रिवीजन ऑडियोज भी लेकर आएंगे ताकि आपकी रिटेंशन सिग्निफिकेंटली और इंप्रूव हो जाए। ठीक है जी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बुक्स खरीदने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं अपनी रिवीजन वीडियो को। क्या तुम इन लोगों को जानते हो? जी सर, इनको तो हम जानते हैं, इनको तो हमने देखा है टीवी पे, फुकरे हैं, हनी चूचा लाली जफर। तो बस मैं एक दिन बैठे ये सोचा था कि यार पंडित जी अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ना होके कॉमर्स बैकग्राउंड में होते तो क्या होता। तो चलो इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं। पंडित जी करते क्या थे? अरे जुगाड़ू आदमी साहब कहीं से भी पैसे जुगाड़ते थे। तो सीए में भी सबसे ज्यादा जुगाड़ू कौन होता? अरे सीए फर्म का पार्टनर सबसे ज्यादा जुगाड़ू वही होता है कि साहब कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, पैसे कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ते रहता है, जुगाड़ लगाते रहता है। तो अब पंडित जी ने सोचा कि यार बेसिक नेचर तो आदमी का सेम ही रहता है, वो थोड़ी बदलता है। तो इनने अपनी सीए फर्म खोली जिसका नाम रखा फुकरेन कंपनी, और उनने इन चारों फुकरों को रख लिया। नौकरी पे नहीं, पार्टनरशिप दी। हर किसी को इन्होंने 10% की पार्टनरशिप दे दी। ठीक है, और सबके नीचे अब 10-10 एम्प्लॉइज भी हैं। और इन्होंने कहा कि देखो अभी फर्म चालू करी है और तुम ही लोगों को संभालना है काम, आगे जाके हम सब मिलकर इस फर्म को देश की सबसे बड़ी फर्म बनाएंगे, चलो करते हैं। तो अब इसको 10-10% की पार्टनरशिप दी, तो पंडित जी के पास कितनी बची? 60%। तो मेजॉरिटी स्टेक किसके पास हुआ? पंडित जी के पास। फर्म का मैनेजिंग पार्टनर जो पूरी फर्म को मैनेज करेगा वो कौन होगा? पंडित जी। ठीक है जी, और आजकल फैंसी भाषा, स्टार्टअप की भाषा में हम उसको फर्म का सीईओ भी बोल सकते हैं। बात समझ में आती है? तो अब हर किसी का 10-10% स्टेक है, फर्म में 5 पार्टनर है। पंडित जी इज द सीईओ एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है जी, हर एक पार्टनर के नीचे कुछ एम्प्लॉइज काम करते हैं। और अब
पंडित जी ने कहा कि यार एक क्लाइंट मिला है, ऑडिट का क्लाइंट है। अब तुम्हें पता है क्या, एक फर्म 4 तरीके की सर्विसेज दे सकती है। देखो, एक फर्म, सीए फर्म सिर्फ 4 ही तरीके की सर्विसेज दे सकती है। पहला है ऑडिट, दूसरा है रिव्यू, तीसरा है अदर अश्योरेंस एंड चौथा है रिलेटेड सर्विस। कोई भी काम जो हमारी नॉलेज से रिलेटेड है, आईटीआर भरना, जीएसटी फाइल करना, वो आ जाएगा रिलेटेड सर्विस में। अकाउंट्स बनाना आ जाएगा रिलेटेड सर्विस में। अश्योरेंस यानी कि हम जिस भी काम पे तसल्ली देते हैं। फिर ऑडिट और रिव्यू आई होप आप जानते ही होंगे, ठीक है जी। तो ये 4 ही तरीके के काम एक सीए फर्म करती है। तो अब तुम मुझे बताओ कि इन चारों में से सबसे समझदार 2 व्यक्ति तुम्हें कौन लगते हैं? सर, एक तो ये हनी है, एक ये जफर है, ये दोनों तो निकम्मे हैं। तो ठीक है, हमने कहा कि यार एक सीए फर्म के पास ना मेजर काम ऑडिट का रहता है, तो हम हनी और जफर को ऑडिट का काम देंगे, इन दोनों को बाकी काम दे देंगे, ठीक है। तो अब पंडित जी सोच रहे हैं कि भाई कोई नई ऑडिट मिल जाए, कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाए, कोई नया क्लाइंट आ जाए। तो एक नया क्लाइंट आया पंडित जी के पास। अब पंडित जी सोच रहे हैं कि भैया इसको ऑडिट दी जाए कि इसको ऑडिट दी जाए। हनी वहीं सामने से गुजर रहा था, वो देख रहा है पंडित जी माथा पकड़े कुछ सोच रहे हैं। कह रहा है पंडित जी क्या हो गया, क्या हो गया, किस टेंशन में? कह रहे कुछ नहीं यार, वो एक नया क्लाइंट आया था, सोच रहा हूँ तेरे को दूं कि उसको दूं, समझ नहीं आ रहा। कह रहा अरे कैसी बातें करो यार, मेरे को नया क्लाइंट आया, मैं कर दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से ऑडिट करूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से। पंडित जी कह रहे यार तू कर लेगा? कह रहा यार अब कैसी बातें कर रहे हो, देखो मैं पूरा सीए हूं, आपको क्या लग रहा है फर्जी डिग्री है, मैंने आर्टिकल शिप करी। अरे नहीं, वो तो हमें पता है कि तू सीए है, लेकिन यार तेरी शक्ल देख कर ना थोड़ा भरोसा सा कम होता है कि कहीं तू कल को क्लाइंट के साथ मिल गया, पैसे के चक्कर में तूने हमको झूठ बोल दिया तो क्या होगा? हन्नी कह रहा सब आपका नमक खाया पंडित जी, कैसी बातें कर रहे हो, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। आप कैसे मानोगे बताओ, क्या करूं मैं, आपको तसल्ली हो जाए, मैं माँ कसम खा लूं? कह रहे नहीं, एक काम कर, गीता पे हाथ रख के कसम खा, तू जो बोलेगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। तो अब पहले हन्नी ने डिग्री दिखाई, फिर गीता पे हाथ रख के कसम खाया। तो पंडित जी कह रहे कि ठीक है यार तू कर ले, लेकिन अच्छे से करिए और जो भी हो साथ साथ में आके मेरे को बताते रहिए। हन्नी कह रहा है ठीक है जी, मैं ऐसे ही करूंगा। अब हन्नी को भेज दिया हमने ऑडिट पे, और हन्नी रोज ऑडिट करने जा रहा है। अब देखो लड़का तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हें पता है कि इसके जीवन में किसी की कमी है, ये पतंग वाली लड़की की। अब इसके जीवन में सिर्फ एक सुंदर कन्या की कमी है, क्योंकि लड़के के पास अब नौकरी भी है, डिग्री भी है, सब कुछ है, बस एक छोकरी की कमी है। तो ऐसे ही ये उस बड़ी कंपनी की ऑडिट करने जाता था और सोचता था कि यार कैसे कहाँ किसी लड़की से मिल जाऊं। तो एक दिन ऐसे ही चाय की टपरी पे ये मिला प्रिया से। अब ये दांत चमकाता हुआ गया उसके पास, प्रिया के पास, और पिछली बार साइकिल की तरह नहीं कि नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो हूं, इस बार हन्नी ने कहा कि मैं तो स्टाइल मारूंगा। उसने अपनी डिग्री भी दिखाई, उसने बताया कि हेलो माई सेल्फ सीए हन्नी एंड मैं यहाँ इस बड़ी कंपनी की ऑडिट करता हूँ, सब लोग मेरे आगे सर सर करके घूमते हैं, ये है वो है। क्या लगता है कि लड़की नंबर देगी? अरे जिस आदमी की शक्ल पे पंडित जी भरोसा नहीं कर रहे, उस पर क्या लड़की भरोसा करेगी? नहीं। पर स्टिल टू द अटर सरप्राइज ऑफ हनी एज वेल, लड़की ने नंबर दे दिया और उसने कहा कि ठीक है चल बात करते हैं। डिग्री हो तो साहब क्या कुछ नहीं हो सकता, है ना, पैसा होता साहब क्या कुछ नहीं हो सकता, ऐसे डिग्री होता साहब क्या कुछ नहीं हो सकता। तो हन्नी को नंबर मिल गया। अब हन्नी और प्रिया हर रोज बातें कर रहे हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक बातें कर रहे हैं। हन्नी को तो लग रहा है उसको उसका सच्चा प्यार मिल गया। हन्नी ने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि हन्नी के जीवन में चल क्या रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? सर हमारे जीवन में तो क्या बस पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। उसके जीवन में भी ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा। वो हर रोज जाता है, वाउचर चेक करता है, क्लाइंट की किताबें चेक करता है, बस वही सारी चीजें कर रहा है। तो इन सब बातों में 4-4 घंटे क्या बतिया रहा है? पता चलता है कि भाई वो सारी बातें ही बता दे रहे हैं कि आज मैंने ना ये चेक करा, आज मैंने उसको डांट दिया, आज मैंने फलानी फाइल मंगाई, उसने लाने में लेट कर दिया तो मैंने उसको धमका दिया, फिर वो जी सर कर रहा था। तो हन्नी सारी बातें बता रहे कि भाई मैंने ये फाइल चेक करी, ये फलानी चीज देखी, उसमें ये गलती मिली, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब प्रिया क्यों सुन रही है ये बातें? क्योंकि प्रिया एक कॉम्पिटिटर कंपनी में काम करती थी और सारी इंफॉर्मेशन ले जाके दे रही थी अपनी मैनेजमेंट को, ठीक है जी। और उसकी मैनेजमेंट दे रही थी प्रिया को पैसे। हन्नी को लग रहा है कि उसको उसका सच्चा प्यार मिल गया, लेकिन प्रिया को तो मिल रहे थे पैसे। अब सीन ये था, 2-4 महीने हुए बातचीत करते करते, हेलो बेबी, और 2 महीने बाद ऑडिट खत्म हुआ। प्रिया ने एक दिन फिर पूछा कि भाई अब क्या चल रहा है? कह रहा है कि बस कुछ नहीं, अब तो ऑडिट खत्म हो गया, रिपोर्ट सब कुछ सही वही है, और मैं कल लिख के दे दूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है
वही सारी बात प्रिया ने अपनी जाके मैनेजमेंट को बता दी। मैनेजमेंट कहते नहीं नहीं यार ये क्या, ये तो गलत बात है। तुम उसको कन्विंस करो ना कि लिख के दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं है, तभी तो जाके उनका नाम खराब होगा और हमारा शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो प्रिया कह रही वो ये थोड़ी लिख के दे देगा मेरे कहने से। मैनेजमेंट कह रही 4 गुना पैसे देंगे। अब प्रिया की आंखों पे बंधी है लालच की पट्टी और उसने कहा कि कैसे तो कैसे कन्विंस करना पड़ेगा इसको। अब हर रोज हन्नी फोन करता था, आज पहली बार प्रिया का फोन आया कि हेलो बेबी कैसे हो तुम। हनी कह रहा है अरे आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। मैं बहुत बढ़िया, तुम बताओ। कि मैं तेरे को कैसी लगती हूँ। अरे ये कैसा सवाल है, तू तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, पूछने की बात है। तू मेरे लिए क्या कर सकता है। अरे तू जो बोले मैं तेरे लिए कर दूंगा, चांद तारे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं सही से बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। अरे तू बोलना, देखो क्या चाहिए यार, मैं तेरे लिए जो मर्जी करके लाऊंगा। तो एक काम कर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिख के दे कि ऑडिट रिपोर्ट में लिख के दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। कह रहा यार पर मैं ये कैसे लिख। अरे थोड़ी देर पहले तो कहते कि मैं जान दे दूंगा, चांद तारे तोड़ लूंगा, अब तेरे से ये नहीं लिखा जा रहा। तो एक काम कर कि अब तो मुझे पता तभी चलेगा कि हमारा प्यार सच्चा है जब तू लिख के देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि फाइनेंशियल स्टेट, जब तू लिख के देगा ऑडिट रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। कह अरे पर सुन तो उसने फोन रख दिया। हन्नी बेचारा हाथ पैर जोड़ रहा था कि मैडम सुनो तो, लेकिन प्रिया ने फोन रख दिया। अब हन्नी एक दुविधा में है। तुम मुझे बताओ कि क्या हन्नी ये कर सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बोल दे। अरे उसके लिए एविडेंस चाहिएगा ना, उसके पास एविडेंस कहां से आएगा। एविडेंस में तो कुछ मिला ही नहीं, सब कुछ सही था। तो अब हन्नी कहां जाएगा। लड़की जा रही है उसके हाथ से, अब हन्नी कहां जाएगा। अरे तुम जब दुखी होते हो, लड़के जब दुखी हो जाते हैं तो क्या होता है उनका फेवरेट प्लेस टू गो। अरे वही लिटिल। तो हन्नी गया अपने फेवरेट बार में, कह रहा है कि यार लिटिल लगाते हैं और सोचते हैं कुछ आइडिया मिलता है। तो ठीक है, तो लिटिल के चक्कर में उसने 4 बोतल डाउन कर लिया और अब रात के 2 बजे उसको एक आइडिया आया कि यार अगर मैं चेकिंग बढ़ा दूं और बेइंतहा चेकिंग कर दूं, बहुत ज्यादा चेकिंग बढ़ा दूं, तो कहीं ना कहीं तो बहुत गलतियां मिल जाएंगी। और अगर गलतियां मिल गई तो मैं उस गलतियों के बेस पे बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं है। तो हन्नी ने रात के 2 बजे 1 बोतल और उठाई, 4 बोतल ऑलरेडी डाउन है। गाड़ी में बैठा 180 की स्पीड पे गाड़ी रेड लाइट को तोड़ते हुए सीधा जाके रुकी क्लाइंट प्लेस के गेट पे। वहां पर था पियोन, सो रहा था। कह रहा है बे उठ बे, क्यों सो रहा तू। कह रहा नहीं साहब क्या हो गया। कह रहा ला चल सारी फाइलें ला के दे, आज तेरा भाई ऑडिट करेगा। कह रहा साहब सुबह के 4 बज रहे हैं। कह रहा तू साहब कौन है पे, तू है कि मैं नौकरी प्यारी नहीं है तेरे को। पियोन कह रहा नहीं साहब अभी ला के देता हूँ। वो बैठा कैबिन में, पियोन ने सारी फाइलें ला के दी। अब हन्नी दिन रात मेहनत कर रहा है और फाइनली उसको एक फ्रूट मिल गया। ठीक है जी, तो इतनी बड़ी जो मैंने आपको कहानी सुनाई, अभी तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर ऐसी हरकतें एक सीए करेगा तो क्या लगता है आईसीआई कितने दिन चलेगा। मतलब मेरे को तो लगता है कि तुम्हारे सीए बनने से पहले तो आईसीआई की नैया डूब जाएगी। तो बस आईसीआई ने अपने कोड ऑफ एथिक्स में लिखा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कि यार कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। ऐसी हरकतें तो आपको मार्केट में जाके करनी ही नहीं है। फर्स्ट इज, सबसे पहला है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। और ये सारे कॉन्सेप्ट ना आप अपने चैप्टर 19 एथिक्स में पढ़ते हो बहुत डिटेल में। आज मैंने तुमको याद करा दिया है 5 कॉन्सेप्ट की कहना क्या चाहते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर कि भैया एक सीए को ना प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना चाहिए और हर एक काम को ड्यू केयर बहुत ही ध्यान से करना चाहिए ताकि क्लाइंट को एक अच्छी सर्विस मिल सके। इंटीग्रिटी इज आपको हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, फेयर डीलिंग रखनी है, ट्रूथफुलनेस रखनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट का डेटा कहीं पे लीक नहीं करना है, किसी को भी नहीं, अपनी प्रेमी प्रेमिका को भी नहीं। इंटर में मैं एक बार पढ़ा था तो बच्चा कह रहा सर मैंने अपनी प्रेमिका को बताया तो ये तो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन है। अरे नालायक, डेटा तो क्लाइंट का है, वो क्यों बता रहा है। अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन में कुछ भी कर कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, क्लाइंट का डेटा थोड़ी ना लीक करेगा। ऑब्जेक्टिविटी कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी को अपनी मतलब किसी की बात में आकर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से बनाई हुई ओपिनियन को आप चेंज नहीं करें। एंड लास्ट इज प्रोफेशनल बिहेवियर, आप लॉज रेगुलेशन का कंप्लाइंस करें, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करें, रेड लाइट नहीं तोड़ें, लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करें। ये सारी चीजें आपको करनी है। इस चैप्टर में सिर्फ नाम है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड पर्सनल बिहेवियर। उसने सबसे पहले बताया कि नहीं देखो मेरी डिग्री है, मैंने आर्टिकलशिप करी है, गीता पे हाथ रख के
कसम खिलवाई उससे, है ना। फिर उसने जाके मैडम को सब बता दिया, फिर मैडम ने उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी कि नहीं अब तो तू लिख के देगा तभी मेरे को फोन करियो, अदरवाइज फोन मत करियो। फिर वो रेड लाइट तोड़ के गया और बदतमीजी कर रहा। दीज आर दी 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो आपको याद रखने। फोटो को निहार लो 1 मिनट वीडियो पोज करके, तुम्हें पांचों याद हो जाएंगे। ठीक है जी, कर लिया पोज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हनी ने ये सब कांड किया तो मार्केट में खबर फैल गई कि भैया क्लाइंट का डेटा लीक कर दिया इसने, ये वो। खबर उड़ती उड़ती पंडित जी के कानों तक पहुंची। पंडित जी ने सर पकड़ के बैठ गए कि यार क्या करूं मैं इस लड़के का, मेरे को पहले ही पता था कुछ ना कुछ कांड करके आया, तभी मैं इसको देना नहीं चाहता। मैं सोचा था जफर को दे दूं, इतने में फिर जफर निकल रहा था आगे से। जफर कह रहा क्या हो गया पंडित जी, क्यों ये माथा पकड़ के बैठे हो। पंडित जी कह रहे यार तूने सुना नहीं क्या, हनी ने क्या कांड कर दिया। कह रहे हाँ मैंने सुना, वो तो बहुत ही बुरी बनी आपके साथ। कह रहा अबे मेरे साथ बुरी नहीं बनी, तू भी पार्टनर है फर्म का, तेरी भी जिम्मेदारी है कुछ, फर्म को कुछ आगे बढ़ा बंद हो जाएगी फर्म, पार्टनर बनता फिर हो फिर। अच्छा एक काम करते पंडित जी, आप छोड़ो, आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैं आपके लिए शहर का सबसे महंगा क्लाइंट ढूंढ के लाऊंगा, सबसे ज्यादा पैसे वाला क्लाइंट ढूंढ के लाऊंगा, फिर अपनी फर्म बढ़िया चलेगी, चिंता मत करो। पंडित जी कह रहे देख ले भाई तू भी तो कोई कांड नहीं कर देगा। कह रहा पंडित जी कैसे बातें कर रहे हो, आपको मेरे पे भरोसा नहीं। कह रहे नहीं जफर भाई आप ही पे भरोसा, आप जाओ देखो कुछ हो सकता है तो अब जफर ने अपने जितने भी यार दोस्त रिश्तेदार थे सबको फोन किया और पता लगाया भाई शहर में सबसे ज्यादा पैसा कमाता कौन है। ठीक है, तो उसको पता चला कि भैया ये फलानी जगह है और यहाँ पर एक लेडी रहती है जो बहुत पैसे वाली है, उसके पास बहुत पैसा है, तो एक बारी उससे जाके मिल ले। अब वो जा रहा है गलियों में। ठीक है, चलता जा रहा है। अब काफी दूर आ चुका है वो, और अब जैसे जैसे वो आगे चलता जा रहा है सड़क सुनसान पे सुनसान हुई जा रही है। ठीक है, अब आगे कोई नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई कुत्ता नहीं है सड़क पे, कोई कुछ नहीं है, सड़क सुनसान होती जा रही है। अब आगे चालू हो रहे दीवारों पे वांटेड के पोस्टर कि भैया इसकी तलाश में पुलिस है, इसकी तलाश में पुलिस है, वांटेड के पोस्टर चालू हो रहे हैं। फिर वो देख रहे हैं कुछ जगह मिसिंग के पोस्टर लगे हुए कि भैया ये आदमी मिसिंग है, वो आदमी मिसिंग है। वो कह रहा है कि चलो ठीक है, ये कैसी जगह, अजीब जगह लग रही है, पर चलो वो आगे जाते हैं। आगे जाके देखता है उसको एक बड़ा सा आलीशान सा घर, विला टाइप्स। कहता ये होगा पक्का क्लाइंट का घर। तो वो उसके अंदर घुस जाता है बिना पूछे कि अब तो मैं सीएम हूं, अब तो मैं कहीं भी जा सकता। ठीक है, अंदर जाता है, देखता है कैबिन में सामने बैठी होती है भोली पंजाबन, पैर पे पैर रख के टेबल पे, फुल एटीट्यूड में। कहती हाँ भाई कौन है तू, अंदर कैसे आ गया। हनी कह रहे जी वो ना मैं ना जी ऑडिटर। हनी को दिखता है एकदम से कि भाई ये तो वही है जिसके वांटेड के पोस्टर्स बाहर लगे हुए थे। अब उसको पता है कि भैया ये कुछ तो गलत करती है, वसूली करके पैसा कमाती है, ये तो कोई गलत ही जगह पे आ गया मैं, और ये कहाँ ऑडिट कराएंगी, तो इसको कहाँ ही पता होगा सीएवीए ऑडिट के बारे में। तो वो समझाने लगता है कि जी ना मैं ना गलती से आ गया और मैं ऑडिटर हूँ, ऑडिटर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक। जी वो फाइनेंशियल, कह रही चुप रहे, नॉनसेंस, तेरे को पता नहीं, मेरे को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। मैं कोई धूप में बाल सफेद थोड़ी हूँ मेरे, ऐसी थोड़ी ना बड़ी होगी, सब पता मेरे को। हम हर साल अपनी कंपनी का ऑडिट कराते हैं, क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होती है, सब पता है हमको। और तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तू हमारे यहाँ पे आ गया, क्योंकि हम एक नया ऑडिटर ढूंढ रहे थे। हनी कह रहा आप ऑडिट कराते हो, लेकिन आप ऑडिट कैसे कराते हो, आपका तो वसूली का धंधा होगा ना। तो वो कहती है कि तू चिंता मत कर, हम ऑडिट करा लेंगे इधर से, तू इन सब चक्करों में मत पड़, तो एक काम कर हमारे ऑडिट कर दे। हनी कह रहा ठीक है मैं ऑडिट कर लेता हूँ। तो अपने साथ वाले बॉडीगार्ड को बोलती है क्या भाई जा प्रिंटर में पन्ने लेके आ। प्रिंटर में से पन्ने लेके आता है, उसके सामने रख देते हैं। हनी अब सामने जफर खड़ा है, यहाँ भोली पंजाबन बैठी टेबल पे, और उसके सामने 3 पन्ने रख दिए, पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। ठीक है जी, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स सब रख दिया। अब उसको कह रही है ले साइन कर दे। कह रहा नहीं वो तो मैडम हम साइन तो कर ही देंगे, हम ऑडिटर है, हमारा काम यही है, लेकिन एक बार उससे पहले थोड़ी फीस की बात कर लेंगे, कितनी फीस रहेगी क्या है। कह रही अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरे को पैसे नहीं देंगे क्या, हम पूरे पैसे देंगे जितने तू डिजर्व कर दे, पूरे 150 रुपये मैं तेरे को दूंगी, और लाली के पापा की दुकान पे जाके छोले भटूरे खाइयो और मौज लेके अपने पंडित जी की फर्म में चला जाइयो। कह रहे नहीं 150 रुपये में कैसे हो पाएगा, हम टीम लाएंगे, 10 लोग काम करेंगे, 10 दिन 20 दिन लगाएंगे, 2 महीना लगाएंगे, 150 रुपये में कैसे चले। कह रही ओ ज्यादा शाना मत बन, तेरे को चेकिंग करने के लिए किसने कहा, चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं करनी, तेरे को बस साइन करना है। साइन करने के लिए कितने पैसे लगते हैं, 25 पैसे की इंक लगती है, बस 54 की इंक लगती है, तेरे को मैं 150 रुपये दे रही हूँ, और इससे ज्यादा हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या चाहिए।
हन्नी कह रहे नहीं नहीं मैडम ऐसे तो नहीं हो सकता। कह रही अच्छा सोच ले एक बार, फिर सोच ले। हन्नी इसकी तरफ देखता है, उसके बॉडी गार्ड्स की तरफ देखता है और वो सोच रहा है कि यार ये तो कहाँ फंस गया, गलत फंस गया। तो अब वो बहाना बनाता है, वो कहता है कि यार मैडम आप मेरे को एक बात तो बताओ, मैं ऑडिटर हूँ, चलो ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ कि आप वसूली का धंधा करते हो, एक्सटॉर्शन का धंधा करते हो, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कैसे रहे हो? कह रही अरे चिंता क्यों कर रहे हैं, हमारे पास फुल क्रिमिनल एक्टिविटीज है, लेकिन हम मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, तो काले धन को सफेद में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारे अपने तरीके, उसमें तो घुस मत। कह रहा अच्छा मैडम आप तो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हो, मनी लॉन्ड्रिंग करते हो। कह रहे नहीं नहीं मैडम आप ना एक काम करो, आप अपने पुराने सीए से ही क्यों नहीं करा रहे थे? मैं ना मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मेरे को लगता है कि मैं पेन चला नहीं पाऊंगा। कह रहे अच्छा पुराना सीए भी एक दिन यही बोल रहा था, तब से मिसिंग है वो, देखे नहीं तो ना बाहर मिसिंग है पोस्टर, वही है अपना पुराना सीए, अब तू देख ले तेरे को साइन करना है कि नहीं करना है, बाकी तेरी इच्छा, हमको जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। अब हन्नी क्या करे बेचारा, क्या करे बेचारा। देखो हन्नी के साथ हुआ क्या, सबसे पहले उसको वांटेड के पोस्टर दिखे, उसको पता चला कि भैया इसका तो वसूली का धंधा है। अंदर गया तो टेबल पे पैर रख के बैठी थी, एटीट्यूड बहुत दिखाती, फिर कह रही चेकिंग कर दे, साइन कर दे, 150 रुपया देगा, उससे फालतू नहीं देगा, है ना। फीस बहुत कम दे रही थी। फिर उसने कहा कि सिर्फ साइन करो, जा चेकिंग क्यों करनी है, इन अप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रही थी। उसने बताया कि हमारा क्रिमिनल एक्टिविटीज तो है ही, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा अलग है, हम सारे काले धन को सफेद कर देते हैं। और पिछले फर्म वाले को क्यों अपॉइंट नहीं किया था, क्योंकि वो मिसिंग है तब से। ये सारी बातें उसने उसको बताई। अब जफर क्या करेगा, क्या करेगा, तुम क्या करोगे जफर की जगह होते तो? अरे भाई तुमको साइन करना ही पड़ेगा, और करोगे क्या? तो जफर ने साइन किया और वो सीधा क्लाइंट ऑनबोर्ड करने गया था, ऑडिट कंप्लीट करके ही आया है, ठीक है। अब ये बात भी पंडित जी को पता चल गई। तो क्या आप अपनी फर्म में ऐसे क्लाइंट को लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे। तो बस आईसीआई वही बोलता है कि यार क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले आप उसकी इंटीग्रिटी देख लीजिएगा। क्या क्या देखोगे, कैसे देखोगे कि क्लाइंट की मैनेजमेंट सच्ची है कि नहीं है? उनकी बिजनेस रेपुटेशन देखोगे कि मार्केट में, अब जैसे तुम्हें पता है टाटा वर्सेस अडानी, किसका ज्यादा अच्छा रेपुटेशन है ना, तुम्हें पता ऑलरेडी कि टाटा की ज्यादा अच्छी रेपुटेशन है। तो मार्केट में आप उनकी रेपुटेशन देख सकते हो, उनके ऑपरेशंस देख सकते हो कि आखिर वो करते क्या है ना। क्लाइंट का एटीट्यूड कैसा है, उसके ओनर का, उसकी मैनेजमेंट का टुवर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टुवर्ड्स इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। अगर वो इंटरनल कंट्रोल को कुछ समझते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बातें करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तब तो आप एक्सेप्ट करो। अगर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कोई कुछ नहीं समझते, ये फुद्दू है क्या, हम बना लेंगे अकाउंट्स अपने हिसाब से, तो फिर आप ऑडिट क्यों करना चाहते हो उसकी? वो फर्म की फीस एज लो एज पॉसिबल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। सर कोई फीस क्यों कम करना चाहेगा, और फीस अगर कम करना चाहेगा भी तो मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा। अरे नहीं, वो पैसा बहुत है उसके पास, बोली पंजाबन है वो, शहर सारे शहर की सबसे महंगी क्लाइंट है, लेकिन फीस इसलिए कम देना चाहता है क्लाइंट कि आप अपनी चेकिंग कम करो, क्योंकि एट द एंड ऑडिट फर्म भी तो एक बिजनेस ही है ना, और आपको भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो अगर फीस कम होगी तो आप बंदे कम भेजोगे, बंदे कम भेजोगे तो चेकिंग कम होगी, चेकिंग कम होगी तो जो फ्रॉड उन्होंने कर रखा होगा वो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो बस अगर क्लाइंट बहुत ही ज्यादा तवज्जो दे रहा है, फीस कम कर दो सर, फीस कम कर दो सर, तो कुछ ना कुछ रेड फ्लैग हो सकता है, ठीक है जी। फिर वो आप पे इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है कि चेकिंग नहीं करनी, खाली साइन कर दो, या फिर ये फलानी चीज चेक नहीं करने दूंगा, या फिर इससे बात नहीं करने दूंगा। तो आप सतर्क हो जाओ। फिर आपको लग रहा है कि भैया वो मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और आप देखो कि भैया लास्ट वाली फर्म का इन्होंने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया। हो सकता है इन्होंने उनकी फीस नहीं दी हो सकता है उनको कुछ फ्रॉड मिला हो, इन्होंने कहा कि भैया निकाल देंगे तेरे को, अगली बार से ऑडिट नहीं देंगे। तो जो उन्होंने उसके साथ किया वो ये तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। तो आप रीजन देखो कि लास्ट फर्म का इन्होंने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं किया। बात समझ में आती? ये सब चीजों से आपको पता चलेगा कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसी है, क्या क्लाइंट ऑनेस्ट है या नहीं, क्या क्लाइंट एक्सेप्ट करने लायक है कि नहीं। वो एक मीम नहीं आती कि ये है वो कॉलेज गर्ल जिसको आपने रिजेक्ट किया था, ये है वो गर्ल जिसको आपने स्कूल में रिजेक्ट किया था, ये है वो गर्ल जो सेम गर्ल जो आगे कॉलेज में इतनी सुंदर बन गई। फिर एक नीचे कमेंट है, यू गाइज आर रिजेक्टिंग गर्ल्स। सिमिलरली आपको देखना है गर्ल्स रिजेक्ट करनी नहीं करनी, लेकिन क्लाइंट आपको बहुत सोच समझ के चुनना है, क्योंकि एक गलत क्लाइंट आपके करियर की वाट लगा देगा। बात समझ में आई? तो क्लाइंट आपको बहुत सोच समझ के चूज करना है। सो क्लाइंट
कि इंटीग्रिटी होनी ही चाहिए। गर्ल्स आप चूज करो, रिजेक्ट करो या नहीं करो, लेकिन क्लाइंट तो आप रिजेक्ट करोगे अगर उसकी इंटीग्रिटी आपको सही नहीं लगती। बात समझ में आती है? इस पे क्वेश्चंस भी है, लो मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्वेश्चन 3, मजा आ रहा है वीडियो में? आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना और जाके नीचे कमेंट कर देना कि सर मजा आया वीडियो में। 2 टॉपिक्स तुम्हें याद हो गए, बाकी के भी हो जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है जी। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? CAM ने एक नए क्लाइंट को इंट्रोड्यूस किया एक सोशल फंक्शन में। He assures to visit office of CAM very soon in relation of professional work. कॉफी पीते टाइम उन्होंने बातचीत करी अगले वीक। इट ट्रांसपायर्स कि भैया उनके प्रेमाइसिस पे ईडी ने रेड मारी हुई है 1 महीना पहले और एक बहुत बड़ा कैश का सम लेके चलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसकी प्रेमाइसिस को सर्च करना स्टार्ट किया है बोगस कैपिटल गेन, झूठे कैपिटल गेन और पेनी स्टॉक्स को लेके। लिमिटिंग पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिज प्रेजेंट ऑडिटर, कह रहे कि हमारा अभी का तो ऑडिटर है वो ढंग का काम नहीं कर रहा। ही ऑफर्स अपॉइंटमेंट एज टैक्स ऑडिटर ऑफ हिज 5 फैमिली ओन्ड फर्म्स टू CAM इन ल्यू ऑफ हैंडसम फीस। वो कहता है साहब आप कर लो, हमारा ऑडिटर तो कतई नालायक है, हम 5 फर्म्स का आपको ऑडिट देंगे और बढ़िया एकदम फीस देंगे। What are the factors to be evaluated by CAM if he wants to take up that engagement? क्या क्या फैक्टर्स का उसको ध्यान रखना पड़ेगा एंगेजमेंट लेते टाइम? सबसे पहला वो ध्यान रखता है, देखो 3 चीजों के बारे में वो ध्यान रखता है। इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा, बोलो मेरे साथ, इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। तो सबसे पहला इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस क्या होता है हम आएंगे। इंटीग्रिटी सबसे पहला कह रहा है यार लेते टाइम तो सबसे पहले आप इंटीग्रिटी देखो। अब तुमको पता है कि भैया ईडी ने रेड मारी, उनको बंडल मिले नोटों के, ठीक है, ईडी अभी भी रेड कर रही है तो पक्का बिजनेस रेपुटेशन तो इनकी खराब है ही, ये कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ही। तो आप इंटीग्रिटी चेक करोगे कैसे? उसकी बिजनेस रेपुटेशन देखोगे, नेचर ऑफ ऑपरेशंस देखोगे, उसका एटीट्यूड देखोगे, क्या वो फीस बहुत कम दे रहा है, फीस तो अच्छी दे रहा है, ये वाला पॉइंट नहीं है। लेकिन जब आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आप प्रोविजन लिखोगे, प्रोविजन के सारे पॉइंट्स लिखोगे। सर सारे ही पॉइंट्स लिखने क्या? नहीं, 4 मार्क का है तो 4 पॉइंट्स लिख दो, 5 मार्क का है 5 पॉइंट लिख दो, उसके हिसाब से लिख दो, ठीक है। 20 पॉइंट है तो 20 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या वो कोई इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या पिछली फर्म का रीअपॉइंटमेंट वो क्यों नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें आप देखोगे और आपको पता चलेगा कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी कैसी है। फिर वो कह रहा है कि आपकी समझ और बेहतर होगी जैसे आप क्लाइंट के साथ काम करना चालू करोगे। कंक्लूजन ये कहता है कि भैया एक्सेप्ट करने से पहले इंटीग्रिटी क्लाइंट की आपको देखनी है कि क्या क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अगर उसके पास इतना कैश मिला है तो पक्का कुछ ना कुछ काला धन होगा। अब वो काले धन को सफेद करने भी लाएगा, क्यों? पैसे का काम क्या है? We earn money eventually to get rid of it. ज्ञान की बात बता रहा हूं, सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल we earn money eventually to get rid of it. पैसा इकट्ठा करके आपको कुछ नहीं करना। अगर आज मैं आपको 1000 का नोट का ट्रक ला के दे दूं तो आप उसका क्या करोगे? वो बंद हो चुका है ना। मोदी जी आए थे कि आज से 500,000 के नोट लीगल के अंदर नहीं रहेंगे, तो तब से वो 1000 के नोट की आज कोई वैल्यू नहीं है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो we earn money eventually to get rid of it. अब उस बंदे ने पैसा तो कमा दिया लेकिन वो खर्च नहीं कर सकता, क्यों? लेट्स सपोज उसके पास 2 करोड़ रुपए है कैश में, वो गया रोल्स रॉयस के शोरूम में, रोल्स रॉयस वाले कह रहे साहब यहाँ पे बहुत महंगी गाड़ियां मिलती हैं, आपके जैसा फटीचर नहीं चलेगा। उसने कैश का बैग लेके उसके मुंह पे मारा, कह रहे ले 2 करोड़ और अभी के अभी गाड़ी निकाल के दे। उन्होंने गाड़ी निकाल के दी, वो गाड़ी ड्राइव करके पहुंचा घर। उसके घर पहुंचने से पहले एक चिट्ठी आई थी उसके लिए। उसने देखा क्या चिट्ठी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चिट्ठी थी जिसमें लिखा था मुबारक साहब नई गाड़ी के लिए आपने हमें पार्टी पे नहीं बुलाया, चले कोई बात नहीं हम 8 बजे आ जाते हैं आज रात को। कैसे पता चला उनको? अरे जहां जहां महंगी महंगी चीजें बिकती है सारा डेटा सरकार के पास जाता है, तो उनको इवेंचुअली पता चल ही जाएगा। और अगर उनको पता चल जाएगा तो आपसे पूछेंगे कि भैया इतना पैसा कहां से आया। तो इसीलिए आपको पहले ब्लैक मनी को वाइट करना पड़ता है, फिर ही आप उसको खर्च कर सकते हो। बात समझ में आती है? तो उसके पास इतना कैश मिला है तो पक्का ब्लैक मनी है, आप उसको वाइट करना पड़ेगा, तो पक्का वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होएगा। कैसे पता चला? हमें ईडी की रेड से, है ना, बहुत सारा कैश मिला था, बोगस कैपिटल, पेनी स्टॉक्स, ये सारी चीजें देख रही है। तो
ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। कंक्लूजन, बात समझ में आती है? अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 मार्क तो इसके होते हैं और 1 मार्क कंक्लूजन का होता है। हम फैक्ट ऑफ द केस भी लिखते हैं लाइन में, इन्होंने एक ही पैराग्राफ में दोनों को मिक्स कर दिया। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन, लेकिन बहुत बड़ा मत लिखना। बाकी लैंग्वेज दोनों की क्वेश्चन से ही कॉपी करके चलना, ठीक है जी। फैक्ट ऑफ द केस का एज सच अलग से मार्क नहीं होता है, लेकिन कंक्लूजन के साथ आप उसको लिखते हो तो आपका नंबर कटता नहीं है, पूरा नंबर मिल जाता है, ठीक है जी। सिर्फ कंक्लूजन लिख के आओगे तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोविजन के साथ कंक्लूजन लिख के आओगे तो उसका 1 नंबर मिलेगा। प्रोविजन गलत है, कंक्लूजन चाहिए तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। फिर और कौन सा क्वेश्चन था इस पे? क्वेश्चन नंबर 10, लाओ जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 10, MBN एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है जो इस्टेब्लिश हुई थी 7 साल पहले। फर्म को नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, नए ऑफर्स मिल रहे हैं, नई एंगेजमेंट सर्विसेज मिल रही है। फर्म इज कंसर्न्ड अबाउट ऑब्टेनिंग सच इन्फॉर्मेशन एज इट कंसीडर नेसेसरी बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट। कह रहे हैं नए क्लाइंट के पास, नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है। कह रही है हम सिर्फ सिलेक्टेड क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं ताकि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो अब आप बता दो कि इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्या क्या चीजें एक फर्म को देखनी होती है। अब तुम्हें आता है इंटीग्रिटी से रिलेटेड, जरा आंख बंद करो, अरे करो भाई, आंख बंद करो और सोचो वो फोटो में क्या था। सबसे पहले क्या था? वांटेड का पोस्टर विच इज बिजनेस रेपुटेशन। फिर क्या था? क्या था? बिजनेस रेपुटेशन, चाकू था, वसूली भाई था, विच इज नेचर ऑफ बिजनेस। उसके बाद चेयर पे पैर रख के बैठी थी, एटीट्यूड। उसके बाद 150 रुपया देगा फीस, एज लो एज पॉसिबल। उसके बाद इन अप्रोप्रिएट लिमिटेशन, सिर्फ साइन करो, चेकिंग नहीं करने देंगे। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज, वो पैसे को धो रहा था। और उसके बाद मिसिंग यानी कि नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म। सातों के सातों पॉइंट सब आपको आते हैं, है ना? रेपुटेशन, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, एटीट्यूड, या फिर फीस एज लो एज पॉसिबल, इन अप्रोप्रिएट लिमिटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज और रीजन फॉर नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म। ये सारी चीजें वो देखेगा। जादू हो गया। चलो, मजा आया? मजा आया? और ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। चलो जी, अब कहानी पे जरा वापस आते हैं। बात यह साहब कि जब पंडित जी को पता चला कि हन्नी ने भी कांड कर दिया, पंडित जी को पता चला कि भाई जफर ने भी कांड कर दिया, तो अब पंडित जी दोनों हाथों से माथा पकड़ के बैठे कि मैं करूं तो क्या करूं। और ये सारी हवा उड़ते उड़ते, सारी बातें उड़ते उड़ते आईसीआई के प्रेसिडेंट साहब के कान में पहुंची। उनने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो मेरा आईसीआई ही बंद करवा के मारेंगे, फर्म तो बहुत दूर की बात है, फर्म की तो छोड़ ही दो तुम, ये तो मेरी ही कुर्सी के पीछे पड़ गए हैं। तो प्रेसिडेंट साहब गए पंडित जी के कैबिन के बाहर, कर रहे नॉक नॉक। पंडित जी ने देखा, अरे अरे प्रेसिडेंट साहब। कह रहे मालिक अंदर आ जाऊं क्या? कह रहे अरे प्रेसिडेंट साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, आप क्यों मुझे मालिक बोल रहे हो? मालिक तो आप, अंदर आइए साहब, आप ही की फर्म में कैसी बातें कर रहे हो, आप ही की छत्र छाया में हम राज कर रहे हैं। कह रहे अरे नहीं भाई। प्रेसिडेंट साहब कह रहे कि यार जैसी जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, मुझे तो लग नहीं रहा कि मेरी प्रेसिडेंट की कुछ। तो अब प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि यार जैसे जैसी तुम्हारी फर्म में हरकतें हो रही हैं, मुझे तो लगता नहीं कि मेरा आईसीआई बहुत दिन चलेगा, मेरी कुर्सी ज़्यादा दिन रहेगा, तो फिर मेरे को तो तुम्हारे नीचे नौकरी मांगने आना पड़ेगा। तो इसलिए मालिक बोल रहा था कि नहीं प्रेसिडेंट साहब कैसी बातें कर रहे हो, मैं बहुत बहुत दिल से दुखी हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ, हमारी फर्म में ऐसा हुआ। लेकिन आप एक बात बताओ ना कि मैं तो क्या ही करता, कि वो एक पार्टनर है, वो एक सीए है, उसके अंदर इतनी अकल तो नहीं चाहिए कि कोई बात नहीं बताए। वो एक सीए है, वो कैसी जगह पे गया है, अब मैं तो करूं ही क्या, मेरी तो मैं करता ही क्या, मुझे बताओ मैं क्या करता। प्रेसिडेंट साहब कह रहे साहब ऐसी बातें मत बोलो, पंडित जी फर्म के मैनेजिंग पार्टनर आप हो, तो जिम्मेदारी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं। पर पंडित जी कह रहे ठीक है साहब, पर मैं करता क्या? प्रेसिडेंट साहब कह रहे कि पहली बात तो एक्सेप्ट करो कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, किसी और की नहीं। पूरी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म के मैनेजिंग पार्टनर की या सीईओ की है। पंडित जी कह रहे ठीक है साहब, मेरी से गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, पर आप मुझे ये तो बता दो कि मैं करता क्या। तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सुनो, तुम जैसे जैसे मैं करूंगा ना वैसे वैसे करते जाना। यहाँ पे स्पेस कम है, पर स्टिल जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे करते जाना। सबसे पहला हाथ ऊपर लाओ। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पंडित जी की, सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर की। क्या करते हो? सबसे पहला साहब अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ, अच्छे क्लाइंट्स लेके आओ, अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ, अच्छे क्लाइंट्स लेके आओ।
अच्छे एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं दो चीजें, फर्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड दूसरा इज इंडिपेंडेंस। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी वही वाले, एंड इंडिपेंडेंस कि यार हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, किसी के कहने से अपनी जजमेंट को नहीं बदल देंगे, हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्लाइंट के साथ। आई होप आप समझते हैं इंडिपेंडेंस के बारे में, ठीक है जी। तो फर्म के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर की जिम्मेदारी है कि अच्छे एम्प्लॉइज लेके आए, अच्छे क्लाइंट्स लेके आए। अच्छे एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट में आती है दो चीजें, विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इंडिपेंडेंस। अच्छे क्लाइंट लेके आओ। एक तो भाई ये जब भी मैं कुछ इशारे करता हूँ ये गुब्बारे उड़ा देता है मैकबुक, चलो कोई बात नहीं। अच्छे क्लाइंट लेके आओ। अच्छे क्लाइंट के लिए आप तीन चीज देखोगे, इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा, बोलो मेरे साथ, इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। इंटीग्रिटी कैसे चेक करते हैं हमने देख लिया, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हम देख लेंगे। तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्म के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर की। क्या काम करेगा वो? अच्छे एम्प्लॉइज लेके आएगा, अच्छे क्लाइंट्स लेके आएगा। अच्छे एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं, दो चीजें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इंडिपेंडेंस। अच्छे क्लाइंट्स, अच्छे क्लाइंट्स तीन चीजें, इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। अच्छे एम्प्लॉइज रुकेंगे कब? रुक जा भाई, गुब्बारे उठाते रहेगा। अच्छे एम्प्लॉइज रुकेंगे कब? जब अच्छी एचआर पॉलिसीज होंगी। अच्छे एम्प्लॉइज रुकेंगे कब? जब अच्छी एचआर पॉलिसी होंगी। कोई तुम्हें सस्ते में काम कराएगा, 20,000 रुपए देगा सीए बनने के बाद, तुम रुकोगे क्या? नहीं रुकोगे। प्रमोशन नहीं देगा, डेवलपमेंट नहीं कराएगा, कुछ सिखाएगा नहीं, तुम रुकोगे क्या? नहीं रुकोगे। तो अच्छे एम्प्लॉइज रुकेंगे कब? जब अच्छी एचआर पॉलिसीज होंगी। एम्प्लॉइज आ गए, क्लाइंट्स आ गए, शक्ल क्या देख रहे हो? ऑडिट कराओ। ऑडिट कराओगे तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कराना, चेक कराना कि भैया सामने वाले ने ऑडिट करी है स्टैंडर्ड के हिसाब से कि नहीं करी। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कराना और फिर मॉनिटरिंग करते रहना, देखते रहना कि सब कुछ सही तो चल रहा है ना, जैसी जैसी पॉलिसीज आपने बनाई थी वो सब फॉलो हो रही है ना। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर की। अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ, अच्छे क्लाइंट्स लेके आओ। अच्छे एम्प्लॉइज बोले तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे। एथिकल रिक्वायरमेंट में दो चीजें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इंडिपेंडेंस। अच्छे क्लाइंट्स में तीन चीजें, इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। इंटीग्रिटी में वो 7 पॉइंट है जो आपको पता है। अच्छे एम्प्लॉइज कब रुकेंगे? जब अच्छी एचआर पॉलिसीज होंगी, रिक्रूटमेंट की, ट्रेनिंग की, डेवलपमेंट की, कॉम्पेंसेशन की। एम्प्लॉइज आ गए, क्लाइंट्स आ गए, ऑडिट कराओ। ऑडिट कराने के बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कराओ और फिर मॉनिटरिंग चेक करते रहो बार बार कि सब कुछ जो पॉलिसीज आपने बनाई वो सही से चल रही है क्या नहीं। समझ में आया? सर समझ में आ गया। क्या तुमने ये सारी हैंड मूवमेंट्स करी? अगर नहीं करी तो गलत बात है। देखो अगर एक टीचर तुम्हें याद नहीं, मैं सीए बन के तुम्हें वो नहीं लग रहा नॉनसेंस, अगर लग भी रहा हूं तो मुझे बताना मत कि मैं तुम्हें नॉनसेंस लग रहा लेकिन बात ऐसी है भाई, तुम्हें मैं चीजें याद करा रहा हूं और चीजें तो ऐसे ही याद होती, ठीक है जी। तो जितना एफर्ट तुम डाल लोगे मेरे साथ साथ, चीजें तुम्हारे लिए उतनी ही मक्खन हो जाएंगी। नहीं तो फिर बने फिर रहो मैच्योर बिना डिग्री के, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो 6 ये पॉइंट्स थे, ये दोनों ही पॉइंट्स हैं SQC1 और SA220 के। इन्हीं 6 पॉइंट्स पे आपका पूरा SQC1 SA220 बेस्ड है। देखो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पंडित जी की, मैनेजिंग पार्टनर की, सीईओ की। क्या क्या? अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ, अच्छे क्लाइंट लेके आओ। अच्छे एम्प्लॉइज कौन होते हैं? जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं। अच्छे क्लाइंट्स आप देखोगे, इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। अच्छे एम्प्लॉइज कब रुकेंगे? जब अच्छी एचआर पॉलिसीज होंगी। एम्प्लॉइज आ गए, क्लाइंट आ गए, ऑडिट कराओ। ऑडिट कराने के बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कराओ, चेक करो कि भैया उसने ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करी है कि नहीं करी है। और लास्ट में मॉनिटरिंग करते रहो, बार बार देखते रहो कि सारी पॉलिसीज अच्छे से फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। बात समझ में आती है? ठीक है जी। आओ जरा अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और अब बहुत इजी हमारे लिए हो जाएगा। SQC1 क्या नाम है? SQC1 का SQC1 का नाम है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म
क्वालिटी कंट्रोल लगाना उन फर्म के लिए जो 4 तरीके की सर्विस देती है, ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस, यानी कि इन शॉर्ट सीए फर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, तो सीए फर्म के ऊपर क्वालिटी लगाना उनकी ये बात कर रहा, कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्म को एक ऐसा क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाना चाहिए ताकि उसको तसल्ली रहे कि फर्म और फर्म के सारे लोग प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट्स इशू कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यानी कि जहां पर ओपिनियन को मॉडिफाई करना था वहां पर वही रिपोर्ट जारी है और जहां पर क्लीन रिपोर्ट जानी थी वहां पर क्लीन रिपोर्ट जा रही है। ये स्टैंडर्ड हर किसी फर्म पर लगता है, चाहे उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो। अगर आप ये सर्विसेज परफॉर्म करते हो तो ये स्टैंडर्ड आप पे बाय नेचर ही अपने आप ही इनहेरेंटली ही एप्लीकेबल हो जाता है। बात समझ में आती है? ठीक है जी, क्या है 6 एलिमेंट्स हैं इसके, वही लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, की क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, एचआर, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। सबसे पहला है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या अब आपको पता है किसकी है? सीईओ और फर्म के मैनेजिंग पार्टनर की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है साहब? एक ऐसा इंटरनल कल्चर बनाना जिससे सबको समझ में आए कि भैया क्वालिटी बहुत जरूरी है, क्वालिटी इज एसेंशियल एंगेजमेंट परफॉर्म करते टाइम। ठीक है जी, फर्म के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एक एग्जाम्पल सेट कर देना है फर्म की लीडरशिप को, जिससे समझ में आए कि भैया क्वालिटी जो है वो पैरामाउंट है और नॉन नेगोशिएबल है। बात समझ में आती है? कैसे वो इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही, कैसे वो एग्जाम्पल सेट करेंगे? देखो इसने 3 चीजें बताई है। कह रहा है मैनेजिंग पार्टनर को या सीईओ को ना इंश्योर करके चलना है कि कमर्शियल कंसिडरेशंस डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। ऐसा नहीं क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है कि साहब ईडी ने रेड मारी है लेकिन 5 फर्मों को ऑडिट दूंगा, पैसे बढ़िया दूंगा, तो तुम बोलो अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो, मैं गिरे हुए पैसे भी उठाता हूं, पैसा फेंक के मार मेरे मुंह पे, मैं गिरे हुए पैसे भी उठाता हूं। तो ऐसी चीजें तुमको नहीं करनी है, तुमको देखना है कि क्लाइंट में इंटीग्रिटी है तो ही तुम क्लाइंट को एक्सेप्ट करोगे। फिर तुमको देखना है कि तुम्हारी जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स है फॉर एड्रेसिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन, वो उस हिसाब से है कि भैया जिस बंदे ने जितना क्वालिटी वाला काम किया है उसको उतना प्रमोशन, उसको उतने सैलरी, उतना बोनस उसको मिला जाए। बात समझ में आई? और आपको देखना है, आपको पॉलिसीज बनानी है कि फर्म लोगों को सफिशिएंट रिसोर्सेज भी दे। आप गए साहब सीए फर्म में, उनने आपको दिया i3 का लैपटॉप 25 साल पुराना, कि जब पार्टनर ने काम करना चालू किया था तो उस लैपटॉप से किया था, आज वो तुम्हें मिल रहा है। कह रही ये हमारी फर्म की धरोहर है। अरे तुम्हारी धरोहर में एंटर दबाओ तो 5 मिनट वो रिफ्रेश होने के लेता है, ऑन होने में 15 मिनट लेता है, इतने में नहा के आ जाता हूँ, मैं काम कैसे करूंगा? फिर वो कह रहा है काम साहब क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपकी फर्म को सफिशिएंट रिसोर्सेज देने हैं। देखो ईवाई में मैं था तो ईवाई वाले क्या करते थे, ये आई एम एक्सेप्शनल की ट्रॉफी देते थे, है ना, या फिर ये क्लाइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनेयर का सर्टिफिकेट देते थे। ये पता है ये मेरे कंप्यूटर में ज्यादा साफ दिख रहा है, मतलब तुम्हारी स्क्रीन पे ज्यादा साफ दिख रहा है एज कम्पेयर टू मेरे आईपैड में, बट ये कौन थे? फरहान के पापा। उन्होंने क्या करा था, महंगा वाला अपना स्कूटर नहीं खरीद के एसी लगवाया था लड़के के कमरे में, है ना, उसको महंगा वाला लैपटॉप ला के दिया था ताकि लड़का अच्छे से इंजीनियरिंग का काम करे। तो वो क्या करना चाह रहे थे, वो सफिशिएंट रिसोर्सेज देना चाह रहे थे, तब ही वो सामने वाले से क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आती? अगर आपको सामान ही नहीं मिलेगा जरूरत का तो आप क्वालिटी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अपने एम्प्लॉइज से। फिर है जी एथिकल रिक्वायरमेंट्स। वो कह रहे हैं कि फर्म को ना फर्म को ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनानी चाहिए ताकि उसको तसल्ली रहे कि सारे लोग एथिकल रिक्वायरमेंट्स का फॉलो कर रहे हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट में 2 चीजें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, एंड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस एक फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है। कोई भी ऑडिट को शुरू करने से पहले आप पहले इंडिपेंडेंस देखते हो, बाद में एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हो। कह रहा है फर्म को ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर बनानी चाहिए जिससे वो अपनी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट लोगों को कम्युनिकेट कर सके, ऐसे सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाई कर सके जिससे कि इंडिपेंडेंस पे थ्रेट क्रिएट हो रहा है और अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके।
अगर उसे लगता है कि किसी फलाने एम्प्लॉय के चाचा जी भी क्लाइंट में आ गए हैं, किसी फलाने एम्प्लॉय के रिश्ते कुछ ज्यादा ही बढ़िया बन गए हैं, रोज ये दोनों 5 स्टार में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तो आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है ताकि आप थ्रेट को एलिमिनेट कर सको। अगर आपको पता चलता है कि क्लाइंट ने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आप उन शेयर को बिकवाओगे। सॉरी अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय ने क्लाइंट की कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आप अपने एम्प्लॉय से कहकर उन शेयर्स को बिकवाओगे, आप एलिमिनेट करोगे थ्रेट को। या फिर आपको लगता है कि चाचा जी ने ज्वाइन कर लिया तो इसको इस एंगेजमेंट से निकाल के दूसरी एंगेजमेंट में भेज दोगे, रिस्क रिड्यूस हो गया। या फिर अगर आपको लगता है कि कोई और चारा है ही नहीं, काम तो इसको ही कराना पड़ेगा, तो आप विड्रॉ करोगे एंगेजमेंट से कि भैया हम आपका काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस हार्म हो रही है। सो इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडिंग और यू कैन से फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ रही है? कोई भी इंडिपेंडेंस का अगर ब्रीच हुआ तो फर्म को फटाक से नोटिस करना चाहिए ताकि फर्म उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले। और एटलीस्ट एनुअली फर्म की जिम्मेदारी है कि एक रिटर्न कंफर्मेशन ले सबसे कि भैया तुम इंडिपेंडेंट हो कि नहीं। वो लिख के देगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और आप उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करके रखोगे। फिर ये कह रहा है SQC1 फेमिलियरिटी थ्रेट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता है। ये एक थ्रेट है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, फेमिलियरिटी थ्रेट कि यार अगर मेरा कोई रिश्तेदार काम कर रहा है तो मेरे को उसकी शर्म तो करनी ही पड़ेगी ना। सो फेमिलियरिटी थ्रेट। या फिर अगर मैं क्लाइंट के साथ 10 साल से ऑडिट कर रहा हूं तो अब हमारा घर जैसा रिश्ता है, हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे, हमारा घर जैसा रिश्ता है। तो अगर अब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती मिली तो मैं रिपोर्ट कैसे कर दूं? क्लाइंट कहेगा सर इतने साल से आप हमारे साथ काम कर रहे हो, आप हमारे साथ ऐसा करोगे, तो मेरा नन्हा सा दिल तो पिघल ही जाएगा, है ना। और इसीलिए अगर मैं क्लाइंट के साथ 20 साल से काम कर रहा हूं तो मेरा दिल पिघल जाएगा। पर सर हम तो 20 साल तक ऑडिट कर ही नहीं सकते। जी मेरे बच्चे, क्योंकि फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो जाता है, इसलिए कंपनी लॉ ने वो रोटेशन का प्रोविजन डाला है कि भैया तुम 20 साल तक ऑडिट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो हमको क्राइटेरिया डिवाइस करना है, एस्टैब्लिश करना है कि भैया ये फर्मों में ये क्राइटेरिया है। जैसे कोई फर्म अगर ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट वाली फर्म है जिसमें पब्लिक का पैसा ज्यादा लगा है तो फर्म, देखो एक सीए फर्म 10 साल तक काम कर सकती है ना, लेकिन अपने इंटरनल पार्टनर्स को वो रोटेट कर सकते हैं, ऐसा भी हमने पढ़ा था। तो एक सीए फर्म को लगता है कि भैया इस कंपनी में ना पब्लिक का बहुत ज्यादा पैसा लगा है, अगर कोई कांड हो गया गलती से, अगर इसका रिश्ता बन गया, इसने कुछ छुपा लिया तो हमारा बहुत ही नाम खराब हो जाएगा, पब्लिक का बहुत ही नुकसान हो जाएगा। तो अपनी इंटरनल पॉलिसी फर्म ने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल EY ने अपनी इंटरनल पॉलिसी बनाई है कि कोई भी लिस्टेड क्लाइंट पे एक पार्टनर 2.5 साल 3 साल से ज्यादा काम नहीं करेगा। तो हर 3-3 साल में EY के इंटरनल पार्टनर्स रोटेट हो रहे हैं, EY 10 साल के लिए काम कर रहा है। बात समझ में आई? ठीक है जी। लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ सीनियर पर्सोनल को देखिए कि भैया कोई भी बंदा 3 साल से ज्यादा काम नहीं करेगा, 2.5 साल से ज्यादा काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक इंटरनल पॉलिसी प्रोसीजर बनाया जा सकता है ताकि हमारी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे और फर्म को ये दोनों चीजें देख के कि भैया कितना पब्लिक इंटरेस्ट है, कितने टाइम से वो बंदा काम कर रहा है, अब उसके हिसाब से पॉलिसी प्रोसीजर बनाने चाहिए। कह रहा है सेफ गार्ड्स की क्या एग्जांपल है? या तो रोटेशन, आप उसको बदल दो, है ना। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करा लो कि भैया तू दिखा तूने ऑडिट में सारे प्रोसीजर्स लगाए हैं कि नहीं कराए। फेमिलियरिटी थ्रेट पर्टिकुलरली लिस्टेड एंटिटीज में ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? CEO और मैनेजिंग पार्टनर की। क्या? अच्छे एम्प्लॉइज लाओ, अच्छे क्लाइंट्स लाओ। एम्प्लॉइज की बात हमने कर ली। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करने वाले, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इंडिपेंडेंस। अच्छे क्लाइंट्स कौन होते हैं? 3 चीजें देखते हैं हम क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट की इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस। हमारा कि क्या हम इनफ कॉम्पिटेंट है, हमारे पास कैपेबिलिटी है। तुमने अपनी सीए फर्म खोली, बढ़िया एकदम, ठीक है। अगले दिन अगर रिलायंस के अंबानी जी कह रहे साहब ऑडिट कराने करोगे क्या? तुम्हारे पास बंदे हैं 2, जिसमें से दोनों के दोनों हैं आर्टिकल, तुम अकेले काम करने वाले, क्या तुम एक $multi-billion कंपनी की ऑडिट कर पाओगे? तुम्हारे पास वो कॉम्पिटेंसी अभी तक है ही नहीं। ठीक है जी। तो आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले देखोगे कि आप कैपेबल हो, कि आपके पास टाइम एंड रिसोर्सेज हैं। कोई AI वाली कंपनी आ गई, वो आपसे कह रही है ऑडिट करानी है, अगर आप AI को, उसकी टेक्निकलिटीज को नहीं समझते तो यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ कि आप उसका काम कर सको। और आप तीसरी चीज देखोगे कंप्लायंस की, हम
एथिकल रिक्वायरमेंट्स का, इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस अभी भी कर रहे हैं क्या? अगर वो आपके दोस्त की कंपनी है तो आपकी इंडिपेंडेंस हैम्पर होगी, फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बात समझ में? कब कब देखेंगे हम ये तीनों चीजें, इंटीग्रिटी, क्लाइंट की कॉम्पिटेंस, कंप्लायंस, हमारा 3 केसेस में। नए क्लाइंट होगा या तो पुराना क्लाइंट होगा। देखो, या तो नया क्लाइंट होगा या तो पुराना क्लाइंट होगा, है ना। नए क्लाइंट की हमेशा होगी नई एंगेजमेंट, नए क्लाइंट की नई एंगेजमेंट, पुराने क्लाइंट की या तो नई एंगेजमेंट हो सकती है या तो पुरानी एंगेजमेंट। एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो वो आपसे बोलेगा कि साहब ऑडिट तो करा ही रहे हैं, इस साल से आप हमारी टैक्स ऑडिट कर दो, इस साल से हमको फलानी कंसल्टेंसी दे देना। तो न्यू एग्जिस्टिंग क्लाइंट की नई एंगेजमेंट या एग्जिस्टिंग क्लाइंट की एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट कि साहब इस साल भी हमारा ऑडिट आप ही कर देना, इस साल भी हमारी टैक्स रिटर्न्स आप ही भर देना, इस साल भी हमारा ये काम, फलाना काम आप ही कर देना। तो नया क्लाइंट, नई एंगेजमेंट, पुराने क्लाइंट की या तो नई एंगेजमेंट या तो पुरानी एंगेजमेंट, इन तीनों ही केसेस में हम देखेंगे। While accepting engagement with a new client, नए क्लाइंट की नई एंगेजमेंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट की या तो नई एंगेजमेंट या तो एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट के टाइम आप इंटीग्रिटी देखोगे क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस, कंप्लायंस देखोगे हमारा, और अगर इश्यूज आइडेंटिफाई हुए तो एक्सेप्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट करो कि भैया हमने उन इश्यूज को कैसे रिजोल्व किया और फिर एक्सेप्ट किया। इंटीग्रिटी कैसे देखते हैं आपको पता चल गया, आपने क्वेश्चंस भी देख लिए। कॉम्पिटेंस कैसे देखोगे? आप देखोगे क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, टाइम है, रिसोर्सेज है। आप देखोगे क्या हमारे पास इनफ लोग हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, जो इस क्लाइंट का ऑडिट कर पाए, है ना। क्या आपके पास एक्सपर्ट्स हैं कि भैया एआई वाले एक्सपर्ट्स वो आपको बता पाएंगे, फार्मा वाले एक्सपर्ट्स जो आपको बता पाएंगे कि भैया ये जो टेस्ट ट्यूब में है ये आखिर है कितने का। वो तो कह रहे हैं कि भैया 10 करोड़ का है, इससे देश तबाह हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो है कितने का? एक्सपर्ट्स हैं क्या आपके पास अवेलेबल? ठीक है जी। फिर आप देखोगे कि क्या मेरी फर्म के लोगों को इस फलानी इंडस्ट्री की रेलेवेंट नॉलेज है। अगर डीएलएफ आपके पास आया कि भैया ये बिल्डिंग बनानी है, तो क्या मेरे लोगों को नॉलेज है कि भैया बिल्डिंग की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, इनकी इन्वेंट्री की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। फिर क्या फर्म के लोगों के पास एक्सपीरियंस है विद रेलिवेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, और अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो क्या वो इतने कैपेबल हैं कि वो नॉलेज के हिसाब से नई इंफॉर्मेशन को ले पाएंगे, समझ पाएंगे और काम कर पाएंगे। ठीक है जी। आप देखोगे कि क्या हम डेडलाइन के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे क्या। आप डेडलाइंस की ऑडिट तो ले ली, अब आप अकेले ही कर रहे हो, तो 2020 की रिपोर्ट आप दोगे 2050 में, क्या करेंगे फिर उस रिपोर्ट का। तो आपको ये भी देखना है कि आपके पास इनफ लोग हैं, क्या वो कैपेबल इनफ है, क्या आपके पास एक्सपर्ट्स है, क्या आप डेडलाइन के अंदर काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फिर चलो हमने इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट कर ली, हमने देखा कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी सही है, हमारी कॉम्पिटेंस, कंप्लायंस सही है, लेकिन अब बाद में आके आपको कोई ऐसी बात पता चली जो आपको पहले पता होती तो आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते ही नहीं। आपको पता चला कि भैया इनकी यहाँ पे केस चल रहा है, ये चीज मेरे को चेक नहीं करने दी जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे को नहीं दी जा रही, फलानी ढिमकानी, आपको 50 चीजें पता चली, आपको कोई भी ऐसी बात पता चली जिससे आपको लगती है कि अगर पहले पता होती तो वी वुड हैव डिक्लाइंड द एंगेजमेंट। तो अब आप क्या करोगे? पता तो आपको अब चलिए, एक्सेप्ट तो आपने कर ली, तो अब सबसे पहले आप देखोगे क्या रिपोर्ट करने की आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फैक्ट मैं जाके आरओसी को, सेबी को, एमसीए को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीएजी को, किसी को बताना है क्या ये वाला फैक्ट मेरे को जाके। दूसरा आप देखोगे क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, क्या ये लीगली परमिटेड है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं विड्रॉ कर लूँ। अब देखो, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आप विड्रॉ करोगे तो कुछ इश्यूज हैं जो आपको एड्रेस करने विड्रॉल से पहले। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम एन एंगेजमेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप। या तो आप क्लाइंट को ही छोड़ दे रहे हो कि भैया तेरा तो मैं ऑडिट टैक्स कुछ नहीं करूंगा, या फिर सिर्फ आप उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट को छोड़ रहे हो कि साहब आपकी मैं ऑडिट नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसमें ये फलानी समस्या है। ठीक है, तो आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे? आप डिस्कस करोगे सबसे पहले तो क्लाइंट की मैनेजमेंट TCWJ के साथ, और बोलोगे कि भैया अगर आपने ये फलानी चीज ठीक नहीं करी तो मैं विड्रॉ करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। फिर उनने ठीक नहीं करी, वो जीतते, तो आपने कहा कि भैया मेरे को विड्रॉ ही कर लेना चाहिए, तो आप फिर से उनके पास जाओगे, बातचीत करोगे और उनको बताओगे कि सर मैं
विड्रॉ कर रहा हूं या तो आपके एंगेजमेंट से या फिर आपके पूरे रिलेशनशिप से ही अब मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगा, और रीजन बताओगे कि मैं क्यों विड्रॉ कर रहा हूं। फिर आप अगेन देखोगे कि क्या मेरी कोई जिम्मेदारी है टू रिपोर्ट टू प्रोफेशनल या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी, और सभी इश्यूज को आप डॉक्यूमेंट करोगे। आपने किसी से कंसल्टेशन ली, क्या कंक्लूजन पे आए, हर एक चीज आपको डॉक्यूमेंट करके चलनी है। बात समझ में आती? डॉक्यूमेंट तो एनी विच वेज हमें सब कुछ करना ही होता है। जो चीज हमने डॉक्यूमेंट करी नहीं वो चीज हमने परफॉर्म करी नहीं, ऐसा माना जाता है। ठीक है जी। फिर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक बार नहीं बोला था, अब तो बोल लो भाई, किसकी है? सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर की। क्या क्या जिम्मेदारी है? अच्छे एम्प्लॉइज लेके आओ, अच्छा क्लाइंट्स लेके आओ। अच्छे एम्प्लॉइज पे हमने बात कर ली, अच्छे क्लाइंट्स पे हमने बात कर ली। अच्छे एम्प्लॉइज रुकेंगे कब? रुकेंगे कब? जब अच्छी एचआर पॉलिसीज होंगी। तो अब है एचआर पॉलिसीज। कह रहा फर्म को ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर बनानी है जिससे ये वो अच्छे लोगों को लेके आए, जिनके पास कैपेबिलिटी हो, कॉम्पिटेंस हो, एथिकल प्रिंसिपल्स के लिए नेसेसरी कॉम्पिटेंस हो, कमिटमेंट हो, ताकि वो अपनी एंगेजमेंट को स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर सके और सही रिपोर्ट इश्यू कर सके। पॉलिसीज में एचआर वाली बातें लिखी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे को एक चीज याद आई, 1 मिनट में जरा इस वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, मतलब चैप्टर को रोक दे रहे हैं, वैसे मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड, जैसे मैं ईवाई में काम करता था, तो उसमें से अब मेरे काफ़ी सारे सीनियर जो है वो डिग 3 यानी कि एमबीबी, मैकेंजी, बेन, बीसीजी में चले गए हैं। तो अभी वहाँ पर करंटली चल रही है हायरिंग। अगर तुम में से किसी को अपना रिज्यूम भिजवाना है, प्री रिजल्ट हायरिंग है, किसी को अपना रिज्यूम भिजवाना है तो तुम भिजवा सकते हो, है ना? मेरे को भेज देना अगर कोई चाहे तो। अच्छी फर्म से, हाँ सर वो तो हम जानते हैं अच्छी फर्म से, तो हम भिजवा देंगे। हाँ, बस उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी रैंक आनी चाहिए, आपके कोई भी अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके 12th में 95 से ऊपर आने चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ कुछ चीजें जीती होनी चाहिए, रैंक होनी चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा आना चाहिए, बिग 4 से आर्टिकलशिप होनी चाहिए। ये इसके कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स। सर फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे थे जब आपको पता है कि ऐसा नहीं हो पाया? तो मैं बस तुम्हें यही समझा रहा हूं कि इसी को हम बोलते हैं एचआर पॉलिसीज, कि भैया हम तो सिर्फ रैंक वाले सीए को हायर करेंगे। बिग 4 कहते हैं हम तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को हायर करेंगे, जिसने बिग 4 से आर्टिकलशिप करी होगी उसी को कोई इंडस्ट्री वाले लेना चाहते हैं। तो ये सब क्या है? ये है एचआर पॉलिसीज। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो बुरा क्या लगना है, वो तो चलो सच्चाई जो है वो है ना? मैं भी कौन सा रैंकर हूं, मैं भी तो रैंकर नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा अपने जीवन में। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जीवन में कितना आगे जाओगे ये तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चीज सोच के कितना आगे जा रहे हो, क्या तुम समझ पा रहे हो चीजों को कि नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा तो नहीं कि हर कोई जो सीए में रैंक लाया सिर्फ वो ही सक्सेसफुल है। दुनिया भर के लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत प्यार है, जो 0 से उठ के आए थे और जो आज अपने आसमान के मुकाम तक हैं। तो सब तुम भी अचीव कर सकते हो, इसमें इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। हाँ, रैंक अगर आप लाते हो, एक अच्छी डिग्री अगर आपके पास होती है तो एक पुश ज़रूर मिल जाता है, इनिशियल पुश, कि भैया 20 लाख तक पहुंचने के लिए जहां आपको 20 साल लगते वहां अब आपको शायद 5 साल लगे। पुश ज़रूर मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ एक ही रास्ता है। रास्ते तो अनगिनत हैं, आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ से बहुत पैसा कमा सकते ही हो, बहुत अच्छा नाम कर सकते ही हो, है ना? वैसे भी जिनको डिग्री पहले नहीं मिलती है कॉलेज की, जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फिर किसी दिन ऐसा आता है कि भाई वो उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया, अब वो कॉलेज उनको बुला के वो डिग्री देता है कि लीजिए सर आपने कंप्लीट नहीं करा था लेकिन हम आपको ऑनर करना चाहेंगे, हमारी डिग्री देखिए। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है ना? आईसीआई ऐसा नहीं करता है फॉर श्योर, सीए की डिग्री तो तुम्हें ऐसे ही मिलेगी। लेकिन वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारी रैंक नहीं भी है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने आप को इतना डू नॉट बी लिटिल योरसेल्फ। एचआर पॉलिसीज पे हम कह रहे हैं कि फर्म को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की किसको कितना बोनस मिलेगा, और ये सारी चीजें होनी चाहिए क्वालिटी के हिसाब से कि भैया हमें बढ़िया रिपोर्ट देनी है तो हम सिर्फ एक्सपीरियंस्ड सीए को अपॉइंट करेंगे। हमें बढ़िया रिपोर्ट देनी है तो जिस सीए ने इस फील्ड में
इतना काम किया होगा, या जो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होगा, ये सब क्या है, HR पॉलिसीज ही तो है कि भैया अगर आप इतना काम कर दोगे तो आपको इतना बोनस मिल जाएगा। ये सब क्या, अगर आप अच्छा काम करोगे तो ये जो सर्टिफिकेट था क्लाइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनेयर का, ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, पैसा भी दिया जाता है बैंक अकाउंट में। तो ये क्या है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है ना। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं आपकी HR पॉलिसीज को। इससे बाकी लोगों को भी समझ में आता है कि भाई देख उसने कितना बढ़िया काम किया, तो उसको ट्रॉफी भी मिली, उसको सर्टिफिकेट भी मिला, उसको पैसा भी मिला, तो मैं भी बढ़िया काम करूँगा। ये सब इसीलिए है, ठीक है जी। एक कल्चर सेट होता है कि भैया हमको क्वालिटी वाला काम ही करके देना है। कि साहब देखो पंडित जी के पास इतना बड़ा क्लाइंट आया था, लेकिन क्योंकि वो फ्रॉडिया था तो पंडित जी ने इतने पैसे लेने से भी मना कर दिया। और ऐसी चीजें आती हैं, जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो आपको पता चलेगा कि यार कोई बंदा आया कह रहा है बैलेंस शीट का पन्ना नहीं पलटना, आपको जितने पैसे चाहिए आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, आपको बस साइन करना है, बैलेंस शीट का पन्ना भी मत पलट लेना। ये वाली बातें होती है कुछ कुछ जगह कि आपको 10 लाख चाहिए, आपको 10 लाख मिलेगा, लेकिन आपको बैलेंस शीट का पन्ना भी नहीं पलटना, आपको सिर्फ साइन करके देना है ना। तो एक सीए फर्म को क्वालिटी हमेशा मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि अगर आप वो साइन कर दोगे तो दैट इज बाउंड टू हैपन कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होगी। 10 लाख तो जाएंगे ही, डिग्री अलग से जाएगी, ठीक है जी। तुम कभी भी ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़े तो बहुत सोच समझ के लेना। ये सोच समझ के लेना कि कहाँ तक के लिए तैयार हो, क्या फिर वापस से उस जीरो पे आने के लिए तैयार हो, वापस से वहां से शुरू करने के लिए तैयार हो। और इस बार एक बारी वहां से पहुंच के यहाँ पे आयो तो नाम अलग खराब होगा, फिर उस जीरो से वहां पहुंचने के लिए आपको 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो, एक 10 लाख 20 लाख 50 लाख के लिए? तो वो सोच समझ के डिसीजन लेना। एथिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। किताब का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑडिट वाले टीचर ने पढ़ा दिया तो एथिक्स पढ़ के चले गए। जीवन में आपके एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेहनत सब करते हैं। मैंने आपको कहा कि यार मेहनत से आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हो, मेहनत सब करते हैं। उस मेहनत और समझदारी के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। लक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो चाहे आपको समझ में आए या ना आए, जो आप अच्छे काम करते हो वो तुम्हारे पास लौट के आता है ना। सब घूम के वापस आ जाता है, छोटे दुनिया गोल है। तो जो भी अच्छी चीज़ें तुम दूसरे लोगों के लिए करते हो, फ़ायदा नहीं उठाने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, तो वो वापस आता है और वो तुम्हें कहीं ना कहीं मदद करता है। ठीक है जी, चलो बहुत ज्ञान हो गया। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कि अब अच्छे क्लाइंट आ गए, अच्छे एम्प्लॉइज आ गए, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कराओ। कह रहे हैं देखो एक बारी जरा ये देखो, ध्यान से सुनना। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आई गारंटी यू दैट। पॉइंट ये है कि अब हन्नी के नीचे टीम काम कर रही है, ठीक है। रिलायंस का काम है तेल निकालने का। रिलायंस की इन्वेंटरी में दिख रहा हो कि भैया इतने एकड़ की जमीन है जिसके अंदर इतनी फलानी वैल्यू का तेल है। क्या हम एज अ सीए वेरीफाई कर सकते हैं कि जमीन के नीचे कितना तेल है? वेरीफाई कर भी लेंगे एक बारी मशीनों के डेटा के थ्रू, लेकिन उस तेल की कितनी वैल्यू है वो तो नहीं पता लगा पाएंगे। तो कुछ कुछ ऐसे डिफिकल्ट मैटर आते हैं जिस पे हमें कंसल्टेशन लेनी पड़ती है। तो टीम जो है एक एक्सपर्ट के पास जाती है और कंसल्टेशन लेती है। बात समझ में आई? लेकिन कभी कभी उस एक्सपर्ट की और टीम की ओपिनियन में थोड़ी डिफरेंसेस आ सकती है कि भैया वो कुछ और कह रहा है और ये कुछ और कह रहे हैं। तो एक्सपर्ट और टीम की बातों के बीच में डिफरेंसेस आ सकते हैं। फिर टीम ने हन्नी के पास गया, हन्नी को कहा कि सर एक्सपर्ट ये बोल रहा है, हम ये बोल रहे हैं, तो हमारे हिसाब से होना चाहिए। हन्नी कह रहा ठीक है, तो एक काम करो, तुम तुम्हारे हिसाब से रखो और फिर मैं देख लूंगा। अब हन्नी ने अप्रूव कर दी रिपोर्ट, हन्नी के पास आ गई। अब इसका परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। जफर आया और चेक करने लगा। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू कौन करता है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर करता है, जो एक पार्टनर होता है या पार्टनर के लेवल का बंदा होता है, जो आपके काम को रिव्यू कर सकता है।
जो सेम एंगेजमेंट को परफॉर्म कर सकता है, वही लेवल का बंदा आपके काम को रिव्यू करता है। अब हनीगे और जफर के बीच में भी कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कुछ पॉलिसीज, कुछ चीजों को लेके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं। अब क्या करेंगे, टीम और कंसल्ट जिसके साथ किया उनके बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ गए। देखो जी, पहला तो कह रहा है कि कोई भी डिफिकल्ट, कोई भी ऐसा मैटर जहां पे बहस हो सकती है उस पे आपको कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। कंसल्टेशन शुड टेक्स प्लेस इन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर जो भी आपको एंगेजमेंट में मिलते हैं। कंसल्टेशन आप किससे लोगे, किसी भी प्रोफेशनल लेवल वाले बंदे से, चाहे वो फर्म के अंदर का हो चाहे वो फर्म के बाहर का हो, ताकि एक कंटेंशियस मैटर अवॉइड हो सके। कंसल्टेशन लोगे आप उससे जिसके पास प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज होगी, सिग्निफिकेंट टेक्निकल, एथिकल एंड अदर मैटर्स के बारे में जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, उस बंदे से आप कंसल्टेशन लोगे। फिर आप अपनी एंगेजमेंट का रिव्यू कराओगे। क्या क्या देखेगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, देखेगा कि आपकी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म की गई है कि नहीं, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर आए थे, किस अकाउंटिंग पॉलिसी, किस एस्टिमेट को लेके आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ा था, क्या आपने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली, उसके क्या रिजल्ट्स आए, क्या आपने सब चीजें अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट करी, ये सारी चीजें जफर देखेगा। यानी कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ये सारी चीजें देखेगा। क्या आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है अपनी रिपोर्ट के लिए, और क्या आपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यानी कि टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस, क्या आपने अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए। ये सारी चीजें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर देखेगा। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो है मैंडेटरी है, जरूरी है, किसके लिए, लिस्टेड एंटिटीज के लिए। आपको लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट के लिए तो अपने ऑडिट का चेकिंग रिव्यू कराना ही कराना है किसी दूसरे पार्टनर से। क्यों? क्योंकि एक लिस्टेड एंटिटी में बहुत पैसा लगा होता है लोगों का। ठीक है जी, तो वहां पर हम नहीं रिस्क लेना चाहते बिल्कुल भी कि भैया कुछ भी गड़बड़ी हो जाए। अदर एंगेजमेंट्स के लिए फर्म अपने हिसाब से क्राइटेरिया देख सकती है। कितनी डिटेल में रिव्यू करना है डिपेंड करता है कि कितनी कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट थी, कितना रिस्क था कि भैया हमारी रिपोर्ट गलत है। सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड, आपको रिव्यू करने की आपने क्या क्या जजमेंट्स ली। और रिव्यू कराने से, वेरी इंपॉर्टेंट, रिव्यू कराने से आपकी जिम्मेदारी, एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जिम्मेदारी अभी भी एंगेजमेंट पार्टनर की ही रही है। वो सिर्फ एक एडिशनल लेयर ऑफ कंफर्ट प्रोवाइड करता है फर्म वाले को कि भैया मेरी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी नहीं है। बात समझ में? लो देखो जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं CAH है फर्म का पार्टनर, वो ऑडिट असाइनमेंट हैंडल कर रहा है बहुत टाइम से, अपॉइंटमेंट जब से हुई है। उसका CAH का ऑडिट वर्क और उसका टीम का काम CA के रिव्यू करता है ताकि उसको समझ में आए कि भैया सारा काम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हुआ है। CA के आउट ऑफ इंडिया था कुछ रीजंस की वजह से, तो CAG को बोला गया कि भैया आप उसका काम रिव्यू कर लो। तो अब CAG क्या क्या चीजें रिव्यू करेगा, कोई भी 4 एरियाज आप बता दो। बेसिकली आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि एक नॉर्मल रिव्यू में क्या क्या चीजें उसको रिव्यू करनी है, इस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ कि नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस, वही सारी बातें लिखी होंगी। सिग्निफिकेंट मैटर, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हुआ कि नहीं। तो आप पूरा प्रोसीजर लिख के आएंगे। फिर ये क्या बोलता है आगे, कह रहा है फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी चाहिए ताकि वो फेमिलियरिटी थ्रेट को हैंडल कर सके, और सभी लिस्टेड एंटिटीज के लिए रोटेशन वाली पॉलिसीज होनी चाहिए कि भैया एक टाइम के बाद रोटेट हो जाए। ये लिखना इतना जरूरी यहां पर था भी नहीं, इसने जबरदस्ती का लिख रखा, पर एज सच इसकी कोई नीड है नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ ये पूछा है कि भैया किस किस एरिया में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा। लेकिन ICAI ने अपने आंसर में दिया हुआ है तो मैंने यहां पे डाल दिया। आप ये लिख के आओगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। कंक्लूजन और फैक्ट ऑफ द केस जरूर लिख देना। ठीक है जी। फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन फ्रॉम द अबव स्टैंडर्ड इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, ये क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन ऊपर भी है ना, तो ये शायद इस क्वेश्चन का पार्ट होगा जो कि हमने नहीं पढ़ा, बट इस क्वेश्चन के लिए
इस क्वेश्चन के लिए उसने सिर्फ हमसे इतना पूछा है कि आपको क्या क्या काम रिव्यू करना है। हमने उसको बता दिया कि हमको ये फलाने फलाने काम रिव्यू करने हैं। तो इन कंक्लूजन सीएजी को ये अबव 4 एरियाज या अबव 6 एरियाज में से कोई भी एरियाज रिव्यू करने चाहिए, मतलब ये सारे एरियाज को रिव्यू करना चाहिए। ठीक है जी। फिर है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3, ये तो हमने पढ़ ही लिया है क्वेश्चन नंबर 3 तो। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा, कुछ और होगा। अगला पढ़ते हैं। Aspects need to be considered while performing engagement quality control review for audit of financial statement of listed entity। पहले तो वो कह रहे हैं कि एक नॉर्मल रिव्यू में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लिस्टेड एंटिटी के केस में एक रिव्यूअर को क्या क्या चीजें देखनी होती है। सबसे पहले तो रिव्यूअर देखेगा कि टीम इंडिपेंडेंट थी कि नहीं थी, क्या रिस्क आइडेंटिफाई करे और उनका क्या रिस्पॉन्स उन्होंने दिया, क्या प्रोसीजर्स लगाए, क्या क्या जजमेंट्स लगाई, कितनी मटीरियलिटी थी, कितनी मटीरियलिटी सेट करी और क्या क्या रिस्क आए। ऐसे भी कोई मैटर थे क्या जहां पर आपने कंसल्टेशन ली पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आए तो आपने उनका कंक्लूजन कैसे निकाला। ऐसे कौन से मैटर्स थे जहां पे आपने टीसीडब्ल्यू के साथ कम्युनिकेशन किया। ऐसे 260 बोलता है आपको टीसीडब्ल्यू के साथ कम्युनिकेशन करना, तो रिव्यूअर चेक करेगा कि आपने वो सभी मैटर्स को कम्युनिकेट किया कि नहीं किया। वहां पर 3 मैटर्स थे, एक इंडिपेंडेंस के बारे में था, तो वो सारी चीजें आपने कम्युनिकेट करी कि नहीं करी, ये सब आप एक रिव्यूअर देखेगा। ठीक है जी। वेदर वर्किंग पेपर्स सिलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच्ड। जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करी, क्या वो इनफ है आपके कंक्लूजन्स को सपोर्ट करने के लिए। रिव्यूअर ये देखेगा और देखेगा कि आपने जो भी ओपिनियन दी है, आपकी जो रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। बात समझ में आई। कह रहा है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कौन हो सकता है। एक पार्टनर हो सकता है या फर्म में कोई दूसरा पार्टनर हो सकता है जो कि सीए होना चाहिए, या फिर कोई भी वेल सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन हो। और लिस्टेड एंटिटी केस में कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस भी हो, अथॉरिटी भी हो कि वो किसी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर सकता है। एक्ट एज ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। कि कोई तो ऐसा सीईओ जो लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करने लायक हो, वो आपका रिव्यू कर सकता है। अदर पॉइंट्स कह रहा है ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी की बातों में नहीं आए। कई बार क्या होता है कि पार्टनर ने अपना काम किया, अब रिव्यूअर जो है रिव्यू करने आया, दोनों का मुद्दा एक ही है, दोनों का गोल एक ही है कि भैया रिपोर्ट सही होनी चाहिए। तो कई बार ना पार्टनर कुछ चीजें उससे पूछ लेता है कि साहब इसमें कैसा लगता है आपको, किसमें क्या लगता है, इसमें क्या होना चाहिए था। लेकिन वो बंदा आपका काम रिव्यू कर रहा है, तो आपको ये देखना है कि कहीं कंसल्टेशन आपने उससे इतनी ज्यादा तो नहीं ले ली कि अब आप उसके कहे से चल रहे हो, है ना। उसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना जरूरी है। इसलिए एंगेजमेंट पार्टनर को डिसीजन लेते टाइम रिव्यूअर से सलाह नहीं लेनी चाहिए। कंसल्ट कर सकता है एंगेजमेंट के दौरान, लेकिन अगर कंसल्टेशन सिग्निफिकेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा बातें उसने पूछ ली, तो फिर किसी और बंदे से रिव्यू कराए ताकि आपको पता चले कि भैया सच में हमने सही करा है कि नहीं करा। एक एडिशनल लेयर ऑफ कंफर्ट आपको मिल जाए। बात समझ में आती है। कह रहे कि अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं किस किस के बीच में, एंगेजमेंट टीम और उन्होंने जिससे कंसल्ट किया उसके बीच में, एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में, टीम और एक्सपर्ट के बीच में, हनी और जफर यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं, तो आप रिपोर्ट तभी इशू करोगे जब आप इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर लोगे। और कैसे रिजॉल्व होंगे उसके लिए फर्म की पॉलिसी देखोगे। फर्म की पॉलिसी में क्या लिखा हो सकता है कि साहब आप किसी दूसरे प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करोगे, किसी दूसरी फर्म से, किसी प्रोफेशनल से, या उस फलानी रेगुलेटरी बॉडी, किससे आप कंसल्ट करोगे, ये फर्म की पॉलिसी में लिखा होगा। फिर कह रहा है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, आपको डॉक्यूमेंटेशन की असेंबली करनी है ऑन एन टाइमली बेसिस। डॉक्यूमेंटेशन की असेंबली बोले तो 1 2 3 4 लोग हैं मान लो, लो मैं तुम्हें लिख के बताता हूं। ओहो, मान लो ये 4 लोग हैं, इनके पास अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन है, टीम गई थी पूरी काम करने। तो अब इन चारों से आप इनके डॉक्यूमेंटेशन लोगे और एक फाइल में लगाओगे जिसको आप बोलोगे एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। वो फाइल फिर आप कभी भी निकाल के देख सकते हो। 60 दिन के अंदर ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑडिट के केस में।
बाकी रिव्यू, रिलेटेड सर्विस, अदर एश्योरेंस के केस में पार्टनर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा, फर्म अपने हिसाब से पॉलिसी डिसाइड कर सकती है। और ये फाइल को आपको 7 साल तक संभाल के रखना है ऑडिट के केस में। 7 साल कब से? ऑडिट रिपोर्ट की डेट से। ठीक है जी। आप चालू कब करोगे फाइल बनाना? ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद। तो 60 दिन भी ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद, 7 साल भी ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद। सर ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद? हाँ जी, इसमें सिर्फ आप इकट्ठा कर रहे हो कागज और एक फाइल में लगा रहे हो, आप कोई भी नए प्रोसीजर्स, नए कंक्लूजन्स नहीं निकाल रहे हो। बात समझ में आती है? कह रहे हैं कि आपको ना असेंबली करनी है 60 दिन के अंदर ऑडिट के केस में, अदर केस में जो भी लिमिट आपको अप्रोप्रिएट लगती है देख लेना। सेफ्टी, आपने पॉलिसी प्रोसीजर बनानी चाहिए ताकि आपकी जो फाइल है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, सेफ कस्टडी में रहे। इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्रीवेबिलिटी, ऐसा नहीं हो साहब फाइल चाहिए थी सर, रखी तो बहुत संभाल के थी पर अब मिल नहीं रही, कहाँ रखी थी। तो रिट्रीवेबिलिटी और हर एक चीज के लिए आपको पॉलिसी बना के चलनी है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? रिटेंशन, आपको उसको रिटेन करना है और टाइम पीरियड सफिशिएंट के लिए, एटलीस्ट 7 साल के लिए तो आपको उसको रिटेन करना है ऑडिट के केस में। बात समझ में आती? किसकी प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंटेशन? फर्म की प्रॉपर्टी है। किसी को नहीं देगी फर्म, उसकी मर्जी है, अगर चाहे तो दे भी सकती है, कोई पोर्शन, कोई एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड और इंडिपेंडेंस ऑफ द फर्म। आपके काम पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, आपकी इंडिपेंडेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए कि वो जो मांग रहा है आप दे रहे हो, तो उसको लग रहा है, सामने वाले को, देखने वाले को लग रहा है कि भैया उसने आपको पक्का पैसे दिए होंगे तभी आप उसको सब कुछ दे रहे हो, वरना प्रॉपर्टी तो आपकी। तो इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस पे फर्क आ गया, ऐसा नहीं होना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है सामान देते टाइम, डॉक्यूमेंटेशन देते टाइम। फिर क्या है? मॉनिटरिंग। अच्छे क्लाइंट्स आ गए, अच्छे एम्प्लॉइज आ गए, रुक गए, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस रिव्यू करा लिया, अब मॉनिटरिंग कराते रहो, देखते रहो कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो फर्म को इंश्योर करना है कि ऐसी पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाए रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कि भैया हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो एडिक्वेट है और सही से काम कर रहा है, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। पॉलिसीज इंक्लूड ऑन गोइंग इवैल्यूएशन और पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स। आपको देखना है कि भैया जोन सी एंगेजमेंट कंप्लीट हो गई है, हम टाइम टू टाइम कुछ एंगेजमेंट को सैंपल बेसिस पे एक दूसरे पार्टनर से रिव्यू करा ले, ताकि हमें समझ में आए कि भैया हमारी फर्म से जो भी चीजें बाहर जा रही हैं, जो भी रिपोर्ट्स जा रही हैं, वो सब अप्रोप्रिएट क्वालिटी की हैं। ठीक है जी। कह रहा है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन एंगेजमेंट हैज टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर। आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है क्वालिटी कंट्रोल को मॉनिटर करते टाइम? आपको देखना है कि क्या सही से डिजाइन किया गया आपका सिस्टम, क्या सही से इंप्लीमेंट किया गया, नई डेवलपमेंट को क्या रिफ्लेक्ट किया जाता है, क्या जितनी भी नई डेवलपमेंट्स आती है स्टैंडर्ड्स में, क्या उनको भी आपने अपने सिस्टम में ढाल लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक ऐसे पर्सन को दी है क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग की जिसके पास सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है और अथॉरिटी है। अगर कोई कंप्लेंट आई है कहीं से कि भैया फर्म या फर्म का कोई एम्प्लॉय रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस नहीं कर रहा, तो आपने उसके साथ कैसे डील किया, फिर आपने रेमेडियल एक्शन लिए कि नहीं लिए, ये सारी चीजें देखनी है मॉनिटरिंग में। और अगर कोई डेफिशिएंसी मिलती है, कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्शन लेने चाहिए। आप ये देखोगे कि आपने क्या क्या एक्शन लिए, क्या ये सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की मॉनिटरिंग करते टाइम आप देखोगे कि सब कुछ जो भी पॉलिसी मैंने बनाई वो सब अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर कह रहे कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन। फर्म को पॉलिसीज बनानी है ताकि वो अप्रोप्रिएटली डील कर पाए। कोई भी कंप्लेन अगर आई, कोई भी एलिगेशन अगर लगाई कि भैया फर्म जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर रही, लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम नहीं कर रही। कंप्लेंट्स कहां से आ सकती है? चाहे तो फर्म के अंदर से, चाहे तो फर्म के बाहर से, किसी क्लाइंट ने, किसी थर्ड पार्टी ने कंप्लेन कर दी हो। कह रहे फर्म को ना क्लियरली एस्टैब्लिश चैनल बनाने चाहिए ताकि कोई भी बंदा चाहे अपनी कंप्लेंट रेज कर सके बिना किसी पनिशमेंट के डर के। जैसे कि एक अनोनिमस हॉटलाइन नंबर बनाया जा सकता है, एक अनोनिमस मेल बनाया जा सकता है जिसमें यह नहीं पता लगता कि भैया किसने कंप्लेन करी। तो फर्म को एक ऐसा चैनल बनाना चाहिए जिससे समझ में आए कि भैया ये दिक्कतें हैं, लेकिन किसी को डर नहीं हो कि भैया मेरे को
प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। फिर वो कह रहा है ऐसी कंप्लेंट्स को फर्म को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए पॉलिसीज प्रोसीजर्स के हिसाब से, और इन्वेस्टिगेशन एक पार्टनर लेवल बंदा, एक पार्टनर सुपरवाइज करेगा। ठीक है जी। अगर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि भैया फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा, तो आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। बात समझ में आती? ये था आपका SQC 1। 1 घंटा 18 मिनट हो चुके हैं हमने क्वेश्चंस भी देख लिया, हमने बहुत सारी चीजें याद भी कर ली हैं, और हमने सब कुछ समझ भी लिया है। ठीक है। Essay 220 2-3 पेज का है, आप ही कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। Essay 220 is premised on the basis of SQC 1 only। सेम लाइंस पे इसको मॉडल किया हुआ है। Essay 220 is premised on the basis that firm is subject to SQC 1 की फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बना ही रखी है। कह रहे हैं कि SQC 1 ये मान के ही चलता है कि भैया फर्म पे Essay 220 ये मान के ही चलता है कि फर्म पे SQC 1 अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बना रखी है। अब सर अपनी कहानी पे वापस आओ। सर पंडित जी को 6 बातें सुना के गए प्रेसिडेंट साहब, तो कांड किसने किए थे? हन्नी ने, जफर ने। तो क्या पंडित जी की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या पंडित जी अपना गुस्सा कहीं नहीं निकालेंगे? पंडित जी भी तो इनको बुलाएंगे ना कि नालायक को सामने बैठो मेरे। अब वही 6 बातें जो प्रेसिडेंट साहब पंडित जी को समझा के गए थे, वही 6 बातें पंडित जी भी इनको सुनाएंगे कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुम्हारी। प्रेसिडेंट साहब ने कहा था पंडित जी की, फर्म के CEO की, फर्म का पार्टनर अब इनको बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ऑडिट की। फर्क बस इतना है कि SA स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो सिर्फ ऑडिट पे अप्लाई होता है। तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी ऑडिट एंगेजमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम पार्टनर हो, एंगेजमेंट पार्टनर की है सारी जिम्मेदारी। पंडित जी भी सुनाएंगे, कान खींचेंगे कि भैया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की। तुम क्या करोगे? अच्छे एम्प्लॉइज तुम्हें लेके नहीं आने, वो तुम्हें ले आऊंगा, तुम्हें बस ध्यान रखना है उनकी इंडिपेंडेंस का, कि कहीं वो रिश्ते तो नहीं बनाते फिर रहे। ठीक है जी। फिर क्लाइंट तो तुम्हें लेके आने हैं, क्लाइंट तो लाना तुम्हारा काम है, तो क्लाइंट में तो तुम वो सारी चीजें देखोगे, इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। अच्छे एम्प्लॉइज को तुम्हें रोक के नहीं रखना, रोक के तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम्हें अच्छे एम्प्लॉइज को चूज करना है कि भैया कौन से क्लाइंट पे कौन सा एम्प्लॉय जाएगा, कौन से एम्प्लॉय को कौन से इंडस्ट्री की ज्यादा नॉलेज है, उसको मैं उस पे लेके जाऊं। कि एक मेरे यहाँ पे काम करता है अमित, तो मैं अमित को जो है ऑटोमोबाइल में लेके जाऊं, अमित को जो मैं टाइलों के बिजनेस में लेके जाऊं क्योंकि उसको उस चीज की ज्यादा नॉलेज है। एक मैं यहाँ पे काम करते हैं साहिल, तो साहिल को मैं ऑटोमोबाइल के बिजनेस में नहीं लेके जाऊं क्योंकि उसने उस इंडस्ट्री में पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। बात समझ में आई? तो एंगेजमेंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पंडित जी डालते रहे एंगेजमेंट पार्टनर की। क्या करेगा? एम्प्लॉइज की इंडिपेंडेंस का ध्यान रखेगा और अच्छे क्लाइंट्स लेके आएगा। एम्प्लॉइज को रोक के नहीं रखेगा, रोक तो पंडित जी ने लिया, चूज करेगा सही लोगों को सही क्लाइंट पे। फिर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराएगा। कौन कराएगा? तू कराएगा भाई। तू उसको जाके बोलेगा कि भैया आके मेरा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर दे, और फिर मॉनिटरिंग करता रहेगा कि भैया तेरी ऑडिट में तो कोई गड़बड़ी नहीं चल रही है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी जो है सब लोग फर्म की पॉलिसीज का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस यही 6 चीजें हैं: लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। कि भैया तू लेके नहीं आएगा, रोक के नहीं रखेगा, तू चूज करेगा कि सही क्लाइंट पे सही बंदे को मैं भेजूं। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का रिव्यू कराएगा और फिर मॉनिटरिंग कराएगा। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की है। पूरी ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अपने एक्शंस से, मैसेजेस से बता देना चाहिए कि भैया तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हन्नी कह रहा साहब कैसे बताएंगे? कह रहा भाई देख, पहली बात तो ये, तू अपनी टीम को बताएगा कि क्वालिटी बहुत जरूरी है। हन्नी अपने नीचे 10 काम कर रहे लोगों को बताएगा कि क्वालिटी बहुत जरूरी है, और फिर वो 4 बातें बताएगा कि भैया क्वालिटी का काम हो उसके लिए 4 चीजें जरूरी है कि तुम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करो, फर्म की पॉलिसीज का पालन करो, रिपोर्ट सही इशू करो, और बिना किसी डर के मेरे पास अपने कंसर्न्स को लेके आओ। हन्नी जो है अपनी टीम को समझाएगा 2 चीजें, पहला क्वालिटी बहुत जरूरी है, और दूसरा अच्छी क्वालिटी की रिपोर्ट हो उसके लिए 4 चीजें करनी है: स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, फर्म की पॉलिसीज फॉलो करनी है, सही रिपोर्ट इशू करनी है, और बिना किसी डर के मेरे पास कंसर्न्स लेके आने। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट, कोई भी थ्रेट टू इंडिपेंडेंस अगर उसे पता चलता है तो वो आइडेंटिफाई करेगा, उस एक्टिविटी को एलिमिनेट करेगा या ऑडिट से विड्रॉ कर लेगा। फिर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, वही चीजें, इंटीग्रिटी क्लाइंट की,
कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा, और लास्ट में सिग्निफिकेंट मैटर्स। अगर उसने पिछले साल भी ऑडिट करी तो पिछले साल कोई दिक्कतबाजी करी थी क्या क्लाइंट ने, वो सारी चीजें भी कंसीडर करेगा और फिर देखेगा कि मेरे को इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। कब कब? नए क्लाइंट की नई एंगेजमेंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट की या तो नई एंगेजमेंट या तो पुरानी एंगेजमेंट। बात समझ में? फिर टीम को चूज करेगा, एंगेजमेंट टीम और एक्सपर्ट दोनों मिला के इतने केपेबल कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि भैया वो उस फलानी कंपनी का ऑडिट कर पाए। एंगेजमेंट टीम प्लस एक्सपर्ट मिला के इतने कॉम्पिटेंट हो कि वो उसका ऑडिट कर पाए। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पार्टनर की ही जिम्मेदारी है डायरेक्शन देना अपनी टीम को, उनके काम का सुपरविजन करना, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना और रिपोर्ट सही हो, ये भी जिम्मेदारी है पार्टनर की। डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करेगा वो हर एक बंदे का, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस सबने ले लिया कि नहीं, ये सारी चीजें देखेगा, चेक करने की जिम्मेदारी है पार्टनर की। ठीक है जी। वो इंश्योर करेगा कि अगर टीम को कोई मैटर डिफिकल्ट लग रहा था तो उन्होंने कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है पार्टनर की कि उनकी टीम ने कंसल्टेशन ले ली है, वो इंश्योर करेगा। फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंगेजमेंट पार्टनर डिटरमाइन करेगा कि क्या रिव्यूअर उसने अपॉइंट कर लिया है, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करेगा रिव्यूअर के साथ, और जब तक अगला बंदा रिव्यू नहीं कर देगा इसकी रिपोर्ट को, ये अपनी रिपोर्ट पे डेट नहीं डालेगा भाई साहब। डेट तो तभी डलेगी जब उसने भी आपकी रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी, रिव्यूअर ने भी। रिव्यूअर क्या करेगा? इवैल्यूएट करेगा, क्या जजमेंट्स ली, क्या कंक्लूजन्स पे पहुंचे, इवैल्यूएशन में सिग्निफिकेंट मैटर, डॉक्यूमेंटेशन और क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, ये सारी चीजें देखेगा कि भैया सिग्निफिकेंट मैटर क्या आए थे, क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन करी। लिस्टेड एंटिटी के लिए इवैल्यूअर, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, इनके इंडिपेंडेंस भी देखेगा और देखेगा कि भैया इन्होंने प्रॉपर कंसल्टेशन ली है कि नहीं ली। फिर मॉनिटरिंग, ये बोलता है एसक्यूसी में भी तो मॉनिटरिंग आई थी, वो देख रहे थे कि भैया उनकी सारी पॉलिसीज इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही है कि नहीं। तो एंगेजमेंट पार्टनर बस ये देखेगा कि उस मॉनिटरिंग प्रोसेस का रिजल्ट क्या आया, और अगर कोई डेफिशिएंसी निकली है तो क्या उन डेफिशिएंसीज की वजह से हमारी एंगेजमेंट पार्टनर की किसी ऑडिट पे कोई फर्क आया है क्या। डॉक्यूमेंटेशन, एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करेगा, जो भी इश्यूज उसको मिले रिजोल्व कैसे करे, रिक्वायरमेंट्स पे क्या कंक्लूजन है कि भैया इंडिपेंडेंस हम फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं, एक्सेप्ट हमने क्लाइंट को करा तो उससे पहले हमने वो 7 फैक्टर्स देखे, हमारे क्या कंक्लूजन निकले और क्या क्या हमने कंसल्टेशन ली, ये सारी बातें डॉक्यूमेंट करेगा पार्टनर। रिव्यूअर क्या डॉक्यूमेंट करेगा कि उसने फर्म की पॉलिसी में जो जो प्रोसीजर्स लिखे थे सब फॉलो करे हैं। रिपोर्ट पे डेट डालने से पहले उसने रिव्यू कर दिया, ये फॉलो, ये लिखेगा, ये डॉक्यूमेंट करेगा, और वो डॉक्यूमेंट करेगा कि भैया अब मुझे कोई अनरिजॉल्व्ड मैटर्स के बारे में जानकारी नहीं है, जो भी थे हमने सॉल्व कर दिए, अगर इसके बाद भी कोई मैटर्स बचते हैं तो वो मेरी जानकारी में तो अभी तक नहीं है, यानी कि हमने सब सॉल्व कर दिया है। फिर डिफरेंसेस क्या है, एसक्यूसी 1 आपको पता है सब पे अप्लाई होता है, सारी फर्म पे, यानी कि फर्म जो 4 सर्विस दे रही है तो चारों की चारों पे एसक्यूसी 1 अप्लाई करता है। हर एक पार्टनर की जिम्मेदारी है अपनी एंगेजमेंट के बारे में, ऐसे सिर्फ ऑडिट पे अप्लाई होता है। ये जिम्मेदारी है सी और मैनेजिंग पार्टनर की, ये जिम्मेदारी है एंगेजमेंट पार्टनर की। किस पे एप्लीकेबल है? ऑडिट पे, रिव्यू पे, अदर एश्योरेंस या फिर रिलेटेड सर्विस पे, ये एप्लीकेबल है सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे। सिस्टम फॉर फर्म एज अ होल, सिस्टम फॉर ऑडिट एंगेजमेंट। कॉन्टेक्स्ट, फर्म और उसके लोग कंप्लाई करे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एंगेजमेंट टीम कंप्लाई करे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स के साथ, जो भी ऑडिट एंगेजमेंट के लिए प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। फिर कह रहे हैं खाली एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में नहीं है कि कोई और आके देखता है, और भी चीजें हैं। पीयर रिव्यू बोर्ड, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, नफरा। कह रहे हैं पीयर रिव्यू बोर्ड क्या होता है? पीयर का मतलब क्या होता है? आप ही के समान कोई बंदा, आप ही के लेवल का कोई बंदा आपके काम को आके रिव्यू करता है, पीयर रिव्यू। ये आईसीआई ने बनाया है ताकि वो इंश्योर कर सके कि भैया हर कोई टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, और सब फर्म्स ने प्रॉपर सिस्टम लगा रखे हैं, सब फर्म्स प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करती हैं। कंपनी का काम तो सीए चेक कर देगा, लेकिन सीए ढंग से काम कर देगा नहीं, वो कौन चेक करेगा? पीयर रिव्यू बोर्ड। पर्पस क्या है? ताकि प्रोफेशनल वर्क की क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, सजा दी जा सके, पकड़ा जा सके मुजरिम को, ये नहीं पर्पस है, उसको बताएगा। क्वालिटी एनहांस करना पर्पस है। ठीक है जी। पीयर रिव्यू में एग्जामिनेशन होता है, क्या फर्म ने सिस्टम प्रोसीजर्स लगा रखे हैं, क्या प्रैक्टिस यूनिट यानी कि सीए फर्म उनको फॉलो कर भी रही है कि नहीं कर रही है। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करा जाता है अगर कोई दिक्कत नहीं मिलती। अगर दिक्कत मिलती है तो
प्रैक्टिस यूनिट को यानी कि सीए फर्म को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भैया ये फलानी चीजें दिक्कत मिली है और अगली बार फिर रिव्यू करने आएंगे, इनको जरा ठीक कर लो। ठीक है जी। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस आईसीआई की काउंसिल के मेंबर्स हैं। इसका काम क्या है? काउंसिल को रिकमेंडेशन देना कि क्वालिटी ऑफ सर्विस सीए की कैसे इंप्रूव करी जा सकती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को चेक करना, रिव्यू करना, ऑडिट को भी, और उनको गाइड करना कि भैया ये करना कर लिया शुरू करो, ये प्रोसीजर लगा लो ताकि आपकी ऑडिट क्वालिटी और बढ़ जाए। फिर रिव्यू कौन करता है? टेक्निकल रिव्यूअर्स करते हैं। ऊपर वाले लोगों को बोलते हैं पीयर रिव्यूअर, इसको बोलते हैं टेक्निकल रिव्यूअर, जो कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड पे एम्पैनल्ड होते हैं। ठीक है जी। फिर है नफरा। अरे भाई साहब, इसके बारे में तुमको पता ही होगा, सारे दिन न्यूज में रहता है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसकी क्या ड्यूटीज हैं? मॉनिटर करना, इन्फोर्स करना कि भैया हर कोई एएस और एसए के हिसाब से काम करे, देखना कि सीएस सही क्वालिटी का काम कर रहे हैं कि नहीं, एसएस का कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड्स का, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का, और इंप्रूवमेंट के लिए मेजर्स सजेस्ट करना। इसके पास पावर है मॉनिटर एंड एनफोर्स, जबरदस्ती कंप्लायंस करवा सकता है, तुम्हारा टेटुआ दबा के कंप्लायंस करवा सकता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस को ओवरसी करना, इन्वेस्टिगेशन करना नफरा की पावर है। लिस्टेड एंटिटीज के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बैंकिंग के लिए, और जो भी रूल 3 ऑफ नफरा में लिखी है, अभी के लिए तुम 3 यार को, लिस्टेड एंटिटी, बैंकिंग और इंश्योरेंस, इनके लिए ये सब कुछ देखता है, इन्वेस्टिगेशन भी करा देता है, इसके पास बहुत पावर होती है। लिस्टेड एंटिटी का क्वालिटी रिव्यू करना वो कर सकती है, नफरा की पावर के अंदर आता है। वो किसी भी लिस्टेड एंटिटी का रिव्यू उठाती है, ऑडिट उठाती है, और उसकी चेकिंग करती है कि भैया इन्होंने सही से काम करा हुआ है कि नहीं करा हुआ। ये काम करते हैं नफरा। क्वालिटी रिव्यू, एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अलग है, वो फर्म खुद करवाती है। नफरा अपना अलग से करती है। किसी भी असाइनमेंट को 4 साल पहले असाइनमेंट वाली ऑडिट कंप्लीट हो चुके हैं, उसको उठा लिया और अब चेक कर रही है कि भैया इन्होंने सही से काम किया कि नहीं किया। रिसेंट का भी कर सकती है, पुरानी का भी कर सकती है, वो सब नफरा की पावर्स के विद इन आता है। ठीक है जी। आईसीआई नफरा का लफड़ा भी चलता रहता है, उसमें अब के लिए हम नहीं जाएंगे। आपका SQC1 और SA220 पूरा खत्म हो चुका है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कौन सा अगला चैप्टर या कौन सा अगला एस्से आपको चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आपके लिए बहुत इजी करके ला सकूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा, लव यू ढेर सारा। ठीक है जी, बाय। हाँ जी, तो अब आपने रिवीजन वीडियो देख ली है और आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी रिवीजन वीडियो। डू कमेंट कि कैसी लगी आपको ये रिवीजन वीडियो। अगर आपको ये पसंद आती है तो आपके लिए 2-3 चीजें करना जरूरी है। पहला तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, सबका भला होगा, सब अच्छे नंबर से पास होंगे तो आपको भी दुआएं लगेंगी। दूसरी चीज है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम रिवीजन ऑडियोज लेकर आने वाले हैं जिससे आपकी रिटेंशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी। तो अब ये जो आपने वीडियो देखी है इसी को 30% टाइम में हम रिवाइज करेंगे ऑडियो फॉर्मेट में। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और सेकेंडली, बुक्स अगर अभी तक आपने ऑर्डर नहीं करी, देखो कुछ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन फिजिकल बुक्स मंगवा लेने में बहुत ज्यादा फायदा है। पूरी रिवीजन सीरीज आएगी तो जितनी जल्दी बुक्स को ऑर्डर कर लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी, चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा, बाय बाय।